हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे बच्चों। अब तो जैसा कि दिख रहा है बच्चा कि आई डोंट थिंक कोई चांसेस अब दिख रहे हैं कि एग्जाम्स जो है अब फर्दर जो है वो पोस्टपोन्ड होगा। तो फाइनली जो है लाइक सितंबर में जो है आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। लाइक जेई वालों के लिए तो अब आई थिंक गिना चुना दिन बच गया है, 3 से 4 दिन बच गए हैं। और लाइक नीट वाले के लिए करीब वही 15 डेज के राउंड अबाउट जो है वो बच गए हैं। तो आई विल पर्सनली सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इस लाइक शॉर्ट ड्यूरेशंस में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बच्चे एकदम रिवीजन मोड में जाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एकदम रिवाइज करो चीजों को, ठीक है ना। और वही जाकर के फाइनली आपको जो है वो बेनिफिट देने वाला है, ठीक है ना। बाकी अब जो होना है नहीं होना है उसको एकदम दिमाग से हटा दो, ठीक है। फाइनली एग्जाम पे फोकस करो जितना भी टाइम रह गया है, ठीक है। बिकॉज जो भी एक डायलेमा था अब तो गवर्नमेंट ने फाइनली उसको लाइक कर ही दिया है क्लियर। तो एकदम फोकस होकर के बच्चे रिवीजन मोड में जाओ आप लोग, ठीक है। और जो भी जेई के लिए जितने भी टाइम्स लाइक रह गए हैं और नीट के लिए जो भी टाइम रह गया है उसमें आप लोग अपना जो है एकदम कंप्लीट रिवीजन मोड में चले जाओ आप लोग, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा हम जो है चाह रहे हैं कि कुछ एक जो है क्वेश्चंस का जो आपका ये है वो बढ़ जाए आपके एग्जाम्स में। तो फाइनली मैंने डिसाइड करा है कि 31 तक आप लोग का हम लाइक ऑप्टिक्स और मॉडर्न का क्रैश कोर्स जो है वो कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है ना। बाकी उधर भी मैंने बहुत कुछ कराया है, ठीक है ना। उससे डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिल रहा होगा या मिला भी होगा, ठीक है। एग्जाम्स में भी आपको उसका बेनिफिट जो है वो दिखेगा। ऑप्टिक्स और मॉडर्न जो है मैं करा दे रहा हूं, ठीक है ना, 31 तक, ठीक है। 31 तक मैं ऑप्टिक्स और मॉडर्न कंप्लीट कर दूंगा। और बस उस वीडियो को अच्छे से आप लोग वॉच कर लेना, चाहे आप जेई के एस्पिरेंट्स हो या नीट के हो, ठीक है ना। और डेफिनेटली उससे क्वेश्चंस जो है आपके जो है वो स्किप नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम क्वेश्चंस बनेंगे और नीट का या जेई का जो भी लाइक ऑप्टिक्स या मॉडर्न से जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि चूंकि ऑप्टिक्स और मॉडर्न एक बहुत ही फेवरेबल लाइक सेगमेंट होता है दोनों एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। लाइक ऑप्टिक्स से देखा जाए तो 5 के करीब क्वेश्चंस जो है रे और वेव मिला करके पूछे जाते हैं, और मॉडर्न से भी देखा जाए तो 5 के करीब क्वेश्चंस मॉडर्न से भी रहते हैं। तो मान के चलो कि 5-5-10 क्वेश्चंस जो है वो नीट में आपका जो है वो फंसेगा, ठीक है ना। और जेई में अगर देखा जाए तो ऑप्टिक्स मॉडर्न से समझ के चलो कि 5 से 6 क्वेश्चंस, ठीक है ना, ऑप्टिक्स और मॉडर्न मिला के, चूंकि अब तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिया है, 25 कर दिया है, इसलिए 5-6 मैं बोल रहा हूं। अदरवाइज लाइक जब 30 हुआ करता था तो कभी कभी ये 7-8 तक भी जाता था, ठीक है ना। तो अभी मान के चलो कि 5 से 6 क्वेश्चंस आपके ऑप्टिक्स और मॉडर्न से रहेंगे, ठीक है ना। और बाकी नीट वालों के लिए तो श्योर है कि 5 ऑप्टिक्स और 5 मॉडर्न माने 10 क्वेश्चंस आपका रहेगा, ठीक है ना। तो हम 10 क्वेश्चंस के लिए हम लोग अभी जो है वो काम करने जा रहे हैं बच्चा, ठीक है ना। और मान के चलो कि जैसा कि मैंने बताया 31 तक एकदम कंप्लीट कर लेंगे। तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो को वॉच करना, माने एक एक चीज को मैंने वहां कवर कर दिया, ठीक है ना। मतलब आप समझ लो कि वीडियो देख लिया तो मतलब क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम लाइक सब कुछ एक एक पॉइंट में इसमें क्लियर कर दूंगा, सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं लाइक टैकल कर लूंगा इसमें। तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो वॉच करो, और इसके बाद जो है ऑप्टिक्स और मॉडर्न में आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका समझ लेना कि एकदम यहां से क्वेश्चंस आप बना के आओगे, ठीक है। चलो तो बच्चा जैसा कि मैंने बोला कि ऑप्टिक्स अभी हम लोग शुरू करेंगे। तो देखो ऑप्टिक्स में भी क्या है कि लाइक उसमें भी बहुत फेवरेबल सेगमेंट है जहां से क्वेश्चंस नीट या जेई पूछता है, ठीक है ना। लाइक मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस कम ही बार पूछे गए हैं, चाहे आप देख लो नीट का भी एग्जाम देख लो या फिर जेई मेन का भी प्रीवियस वाला पेपर देख सकते हो। तो मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस कम ही आते हैं, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा मिरर्स को भी, ठीक है ना। लाइक मेनली जो क्वेश्चंस जो रहते हैं, ठीक है ना, वो लाइक 3 सेगमेंट से ज्यादा होता है। एक तो आपका TIR इंक्लूडिंग रिफ्रैक्शन वाला पार्ट जहां से क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा आपका प्रिज्म वाला सेगमेंट, ठीक है ना, वहां से काफी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं काफी बारी। तो प्रिज्म वाला सेगमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, TIR वाला सेगमेंट लाइक इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्शन के साथ। एंड फाइनली आपका लेंसेज, ठीक है ना, लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है काफी पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी चला आता है। तो इन्हीं तीनों सेगमेंट्स पे बेसिकली हम लोग काम करेंगे, जो कि मान के चलो कि 3 से 4 लेक्चर का हमारा होगा, ठीक है ना, ऑप्टिक्स, ठीक है। और इसमें हम लोग कवर कर लेंगे एकदम फुल्ली, एकदम अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। और फाइनली अगर बात करें तो वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि ये रे ऑप्टिक्स का मैंने बात करा कि रे ऑप्टिक्स में ये 3 लेक्चर्स होंगे। और बाकी जो वेव ऑप्टिक्स पे जब हम लोग जाएंगे तो वेव ऑप्टिक्स में एक लेक्चर हमारा रहेगा, ठीक है ना, जिसमें बेसिकली देखा जाए तो YDAC से क्वेश्चंस रहते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया। उसके बाद लाइक डिफ्रैक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड पोलराइजेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए एक लेक्चर काफी है। तो 4 लेक्चर आपका ऑप्टिक्स का मैं अपलोड करूंगा, ठीक है ना। और ये आज तो 2 के करीब होने वाले हैं।
लाइक मान के चलो कि आज से कल के बीच में ये चारों लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और आप लोग को एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के जो है बस उसको काम करना उसके ऊपर और जो है क्वेश्चंस बना के आने एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलो पहले ऑप्टिक्स को हम लोग निकालते हैं, देखोगे ध्यान से बच्चा। मैंने कहा कि सबसे पहला हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली हम लोग जो है रिफ्रैक्शन से ही शुरू करेंगे, क्योंकि उधर वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन से ही शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के जो है देखोगे तो सबसे पहला सवाल, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जहां से क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं वो होता है कि हमारे पास कोई मीडियम है अदर देन एयर। लाइक हमारे पास एक मीडियम है अदर देन एयर, दिस ध्यान रखना। लाइक किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात होती है, ठीक है ना। किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात होती है, ठीक है। तो मान लो कि कोई लाइट लाइक फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। लाइक ऑब्वियस है मैक्सिमम स्पीड के साथ वो फ्री स्पेस में ट्रेवल करता है, लेकिन जैसे ही किसी मीडियम में एंटर करता है अदर देन एयर तो उसका जो स्पीड है वो रिड्यूस कर जाता है, ठीक है ना। तो लाइक उसी से कॉन्सेप्ट आया लाइक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान रहे किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम बात करें तो जनरली उसको हम लोग लाइक डिनोट करते हैं या तो म्यू से और या तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से, ठीक है ना। या तो म्यू से या फिर एन से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं लाइक सी अपॉन भी से, ठीक है ना, सी अपॉन भी से। अब कितने लोग के दिमाग में होगा कि सर ये भी क्या है, तो ध्यान रखना भी जो है वो लाइक लाइट का स्पीड है उस मीडियम में, ठीक है ना, जिसका हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात कर रहे हैं। और सी क्या है, तो सी आपका लाइट का स्पीड है फ्री स्पेस में या यूं कह लो कि एयर में। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे। अब देखना माने यहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाता है, समझ लो यहीं से क्वेश्चन जो है वो शुरू हो जाता है। लाइक अगर मैं बात करूं, जैसे आपको दिख रहा होगा कि लाइक हमने लिखा म्यू और एन, जिसको मैंने डिफाइन करा सी अपॉन भी से। अब आप ऐसे समझ लो कि इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा के, लाइक म्यू कह लो या एन कह लो, ठीक है ना, इज इक्वल टू सी। तो सी ही रह गया आपका, लाइक ये पहले से नोन है हमारे पास लाइट का स्पीड लाइक एयर में। अगर बात करें भी का, तो भी के जगह हम लोग लिख सकते हैं आपका एफ लेमडा, ठीक है ना। V के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, आपका एफ लेमडा, जहां एफ क्या है बच्चा, फ्रीक्वेंसी है लाइट का, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी है लाइट का उस मीडियम में। और ऐसे भी फ्रीक्वेंसी का अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी तो मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, चाहे हम एयर का बात करें चाहे किसी मीडियम का बात करें, फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। अगर कुछ चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगा, अगर कुछ चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ध्यान रखना म्यू और एन इज इक्वल टू सी अपॉन एफ लेमडा, जहां पे एफ क्या है, तो एफ है फ्रीक्वेंसी जो कि मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, बचा लेमडा, तो लेमडा है वेवलेंथ, लेमडा है वेवलेंथ, किसका वेवलेंथ, लाइट का उस मीडियम में, ठीक है ना, जिस मीडियम का हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात कर रहे हैं। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे फास्ट। अब देखना लाइक इसी से क्वेश्चन आ गया यार, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ दिया है कि ये क्वेश्चंस जो है आपको नीट में पूछा गया है, एकदम ध्यान से सुनना। क्वेश्चन पूछा था कि एक मीडियम है लाइक जिसमें लाइक वेवलेंथ दिया हुआ था, वेवलेंथ लाइट का वेवलेंथ इस मीडियम में 5000 एंगस्ट्रम है, 5000 एंगस्ट्रम। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था लाइट का 2 × 10⁻⁴ क्या आपका 14 हर्ट्ज, ठीक है ना, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में कि लेमडा जो है माने वेवलेंथ लाइट का इस मीडियम में 5000 एंगस्ट्रम है, और फ्रीक्वेंसी लाइट का जो कि अगेन मैं बोल रहा हूं मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, कोई मतलब नहीं है, तो 2 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो सवाल ये था कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है ना। कहोगे सर इसमें तो कुछ रह नहीं गया, आप सीधा यूज कर लेंगे म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन, ठीक है ना, एफ लेमडा। तो सी जैसा कि आपको पता होगा 3 × 10⁸ होता है, तो यहां लिख दिया अपॉन एफ, तो एफ हो गया फ्रीक्वेंसी जो कि हमें पता है 2 × 10⁻⁴ क्या आपका 14, 2 × 10⁻14 दिया हुआ है, और इंटू क्या आपका लेमडा, तो लेमडा आपको जैसा कि दिख रहा है 5000 एंगस्ट्रम। तो जैसा कि दिख रहा होगा आप लोग को, एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना, और यहां 1000 दिस माने 3 0 यहां और 10⁻⁻10 माने जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां 10⁻⁻7 बचेगा, माने 5 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 10⁻ क्या आपका -7। बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, फिर से देख सकते हो। अगर यहां बात किया जाए तो म्यू इज इक्वल टू फाइनली ये 10⁸ है,
और ये 10 टू द पावर 14 है, ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो 6 बार में ये कैंसिल हो गया, माने 6 यहां बचा। फिर 5 इंटू 2 हो गया 10, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 6 माने 10 टू द पावर 7, और 10 टू द पावर -7 यहां प्रेजेंट है इसको काउंटर करने के लिए, माने पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया आपका खत्म, माने म्यू का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका 3, माने इस मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 3 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो। नेक्स्ट चलिए देखोगे ध्यान से बच्चा, अब सुनोगे। लाइक ये भी क्वेश्चंस पूछ दिया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कि जैसे क्या है ना बच्चा कि ये हमारा मीडियम है, दिस इज अ मीडियम, दिस, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने कहा कि जैसे लाइक इस मीडियम का हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, जिसको मैंने म्यू से या फिर एन से डिनोट करा है, तो यहां पे हम एन ही लेने वाले हैं, रीजन समझ में आ जाएगा क्यों। तो लाइक एन का अगर बात करें तो एन के जगह हम लोग लिखेंगे सी एंड अपॉन क्या आपका भी। सी अगर देखा जाए तो सी है लाइट का स्पीड, लाइक वैक्यूम में या फ्री स्पेस में, और जिसका की वैल्यू होता है 1 अपॉन अंडर रूट लाइक म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। सी का वैल्यू अगर बात करें तो 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां म्यू नॉट जो है वो परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस का और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है आपका फ्री स्पेस का। अगर बात करें वी का, तो वी का जो वैल्यू होता है ये होगा अंडर रूट लाइक 1 अपॉन म्यू और इंटू आपका एप्सिलॉन, ठीक है ना, अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। कहोगे सर म्यू क्या है, तो म्यू है, ध्यान रखना कि जो म्यू है ये आपका ये परमिएबिलिटी है इस मीडियम का, जबकि जो एप्सिलॉन है वो आपका परमिटिविटी है इसी मीडियम का। क्या कोई दिक्कत? अगर चाहो तो इसको ऊपर लेके चले आओ, ये नीचे होगा, ये भी क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ है, यहां से आप एन निकाल सकते हो। तो एन का जो वैल्यू होगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा अंडर रूट, ये ऊपर चला जाएगा, माने एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय म्यू भी पर चला जाएगा, तो म्यू अपॉन क्या आपका म्यू नॉट। चाहो तो इसको एक स्टेप और भी आप आगे बढ़ा सकते हो, तो ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, माने ये आपका हो जाएगा एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाय म्यू इंटू म्यू नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो ये आपका हो जाएगा म्यू आर। क्या कोई दिक्कत? माने एन दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू क्या आपका म्यू आर। फटाफट नोट कर लो, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ो आगे। चलिए तो ये तो हमने बात करा बच्चा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है ना, ध्यान रहे। कभी कभी हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड भी यूज हो जाता है, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे क्या है ना बच्चा कि आपके पास अभी क्या है कि दो मीडियम है, ठीक है ना, और दोनों है अदर देन क्या आपका एयर, ठीक है, दो अलग अलग मीडियम है और दोनों है अदर देन एयर। दिस देखोगे ध्यान से, अदर देन एयर, एकदम कॉन्सेंट्रेट करना। मैंने कहा कि बच्चा इस मीडियम का अपना खुद का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू1 है, और इस मीडियम का अपना खुद का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू2 है। इसको हम लोग मीडियम 1 मान लेते हैं, इसको मीडियम 2 मान लेते हैं। अब सुनना, मैंने कहा कि अगर लाइट इस मीडियम से जो कि एयर नहीं है मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान रहे यहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमारे पास जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है लाइक 1 म्यू2, 1 म्यू2। कहोगे सर ये 1 म्यू2 का मतलब क्या? 1 म्यू2 का मतलब होता है म्यू2 अपॉन म्यू1। 1 म्यू2 का मतलब होता है म्यू2 अपॉन म्यू1, और म्यू2 यहां अगर बात करें तो इसको हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दैट इज म्यू2 अपॉन क्या आपका म्यू1। अब चाहो तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो, लाइक म्यू2 का वैल्यू हो जाएगा आपका c अपॉन v2, ऐसे लिख सकते हो c अपॉन v2 डिवाइडेड बाय, अगर बात करें म्यू1 का तो म्यू1 के जगह हो जाएगा c अपॉन क्या आपका v1। क्या कोई दिक्कत? ऑब्वियस है v1 ऊपर चला जाएगा, माने ये इक्वल हो जाएगा v1 अपॉन किसके आपका v2 के, या एक स्टेप और आगे बढ़ा दोगे तो ये लेमडा 1 अपॉन किसके आपका लेमडा 2 के, ठीक है ना, लाइक v1 अपॉन v2 कह लो,
या फिर v इज इक्वल टू एफ लेमडा का यूज करके लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 कर लो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अब कितने लोग को दिमाग में होगा कि सर ये v1 v2 क्या है, तो v1 है लाइट का स्पीड फर्स्ट मीडियम में, v2 है लाइट का स्पीड सेकंड मीडियम में। कहोगे सर लेमडा 1 लेमडा 2 क्या है, तो लेमडा 1 है लाइट का वेवलेंथ फर्स्ट मीडियम में, लेमडा 2 है लाइट का वेवलेंथ सेकंड मीडियम में। क्या कोई दिक्कत, 1 μ2 ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बात समझ में आ रही है, तो ध्यान रहे। नेक्स्ट, अब देखोगे इसी तरह से अगर आपसे कोई कह दे कि भैया जब 1 μ2 हो सकता है तो डेफिनेटली 2 μ1 भी हो सकता है, लाइक 2 μ1। कहोगे सर ये 2 μ1 क्या है, तो ध्यान रखना 2 μ1 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। इसको हम लोग लिखते हैं μ1 अपॉन क्या आपका μ2। क्या कोई दिक्कत, μ1 अपॉन μ2। अब μ1 के जगह पे लिख लो c अपॉन v1, μ2 के जगह पे हो जाएगा c अपॉन क्या आपका v2, माने ये आपका हो जाएगा v2 अपॉन क्या आपका v1। क्या कोई दिक्कत, या एक स्टेप और आगे बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा लेमडा 2 अपॉन क्या आपका लेमडा 1, ठीक है ना। और दोनों में एक रिलेशन है, रिलेशन ये है, देख सकते हो ये 2 μ1 आया है, कुछ देर पहले मैंने 1 μ2 निकाला था जो कि v1 by v2 आया था। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, माने 1 μ2 मल्टीप्लाइड बाई 2 μ1 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, कैंसिल आउट होने के बाद 1 हो जाएगा, माने दोनों एक दूसरे का क्या होगा आपका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। माने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, या मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। माने अगर एक पता है तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा, क्या करेंगे, ठीक है ना, 1 लाइक उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे जो कि नोन है हमारा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो बढ़िया से, फटाफट मिटाओ, चलो बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, काफी है ये। अब इसमें डायरेक्ट हम लोग स्नेल्स लॉ पे एंटर करेंगे, ठीक है ना, और वहां कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग अभी स्नेल्स लॉ में एंटर करने जा रहे हैं, ध्यान दोगे, गौर करना। तो बच्चा ऐसा है कि हमारे पास दिस इज लाइक बाउंड्री जो कि दो अलग अलग मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है, ठीक है ना। ये हमारा है मीडियम 1 और ये है हमारा मीडियम क्या आपका 2। ध्यान देना, ये हमारा बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन कह लो या बाउंड्री कह लो, जो कि दो अलग अलग मीडियम 1 और मीडियम 2 को क्या कर रहा है आपका सेपरेट कर रहा है। बात समझ में आ रही है, लाइक एग्जैक्टली यहां पे क्या है बच्चा, ध्यान से मेरी बात सुनना। बेसिकली रिफ्रैक्शन में होता क्या है, रिफ्रैक्शन उस फिनोमेना को बोलते हैं जिसमें लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, बशर्ते दोनों मीडियम डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना, और जो इंसिडेंट होगा वो ऑब्लिक इंसिडेंट होना चाहिए। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो बस यही है कि लाइट का जो स्पीड है वो चेंज हो जाता है, लाइक लाइट का जो वेवलेंथ है वो आपका चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लाइक स्पीड और वेवलेंथ के चेंज होने की वजह से ही लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाता है, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं आपका रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कोई दिक्कत, ध्यान देना। लाइक स्नेल्स ने एक लॉ दिया, ठीक है ना, स्नेल्स ने एक लॉ दिया, और वो जो लॉ था वो क्या था, सुनोगे ध्यान से। जैसे मान लो बच्चे, हमको नहीं मालूम है कि ये कौन इसमें रेयरर है कौन डेंसर है, ये हमको नहीं पता है, ठीक है ना। बस हाँ ये है कि ये मीडियम 1 है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 मानते हैं, ये मीडियम 2 है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 मानते हैं। लाइक हमें नहीं पता कौन रेयरर है कौन डेंसर है, लेकिन हाँ ये है कि अगर लाइट बाउंड्री लाइन पे हिट करता है, ठीक है ना, ऑब्लिकली, लाइक विथ सम एंगल से आई, दैट इज व्हाट वी कॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि नॉर्मल के साथ बना रहा है, तो डेफिनेटली ये अगर बात करें, अगर मीडियम डिफरेंट है तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगा, ठीक है ना। लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगा, खुद से मान लो कुछ ऐसा डेविएट हो गया, क्या कोई दिक्कत, या तो नॉर्मल से दूर भागेगा और या तो नॉर्मल के तरफ जाएगा। ये तो आपको पता होगा कि जब रेयरर से डेंसर जाते हैं तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयरर जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मान के चलते हैं ना कि ये एंगल क्या है आपका आर। क्या कोई दिक्कत, स्नेल्स ने एक लॉ दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे सवाल में जो हम लोग टीआईआर का सवाल करेंगे या प्रिज्म का सवाल करेंगे तो वहां पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना आपको आना चाहिए होगा, ठीक है ना। बिकॉज अगर स्नेल्स लॉ प्रॉपर तरीके से आप यूज नहीं करते हो तो फिर टीआईआर के सवाल अच्छे से नहीं बनने वाले हैं, और ना ही आपका प्रिज्म में आप कंफर्टेबल फील करोगे। तो एकदम दिमाग में डाल लो, स्नेल्स ने क्या कहा, स्नेल्स ने सीधा कहा कि जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उस इंटरफेस पे आप सोचो, ठीक है ना। पहला, लाइक जिस मीडियम से लाइट आया उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज μ1 मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना करके लाइट जो है वो लाइक उस बाउंड्री लाइन को हिट किया, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस,
तो μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू, फाइनली रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गया उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हमने μ2 मान रखा है, तो ये आपका μ2 मल्टीप्लाइड बाई जितने एंगल पे नॉर्मल के साथ जितने एंगल पे डेविएट हुआ दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यहां पे लिख देंगे आपका साइन आर। क्या कोई दिक्कत? दिस इज व्हाट वी कॉल लाइक स्नेल्स लॉ, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। सीधा लाइक बस देखना कि कहां पे कौन से इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ है, उस बाउंड्री पे आपको स्नेल्स लॉ लगाना है। μ1 साइन आई, μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आया है, जितने एंगल पे आया है साइन आई इज इक्वल टू μ2 जिसमें गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका, मल्टीप्लाइड बाय जितने एंगल पे रिफ्रैक्ट हुआ उसका साइन, साइन आर। क्या कोई दिक्कत? सुनना, ये तो नॉर्मल फॉर्म में हुआ, कभी कभी ना वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ भी पूछ देता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना यहीं पे हम एक वर्ड यूज करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। कहोगे सर ये वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ क्या होता है? पहले फटाफट इसको नोट करोगे, जल्दी देखोगे। अब सुनना, लाइक वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ ये है बच्चा, दिस इज μ2। वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ ये है कि जिस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट हुआ है हम ना उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं और इसको बोलते हैं आई कैप, ठीक है ना, आई कैप। कहोगे सर ये आई कैप क्या है? तो आई कैप एक यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्या कोई दिक्कत? इसी तरह से लाइक रिफ्रैक्शन के बाद जिस डायरेक्शन में लाइट रिफ्रैक्ट हुआ है उस डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर लेते हैं और इसको बोलते हैं आर कैप। कहोगे सर ये आर कैप क्या है? तो आर कैप एक यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। क्या कोई दिक्कत? एंड फाइनली एक यूनिट वेक्टर हम नॉर्मल के डायरेक्शन में लेते हैं कुछ ऐसा और इसको बोलते हैं एन कैप। क्या कोई दिक्कत? कहोगे सर ये एन कैप क्या है? तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या आपका नॉर्मल। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ क्या कहता है? वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ कहता है कि μ1 दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहां से लाइट आया मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान देना, या यूं कहें कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ μ1 इंटू क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप क्रॉस एन कैप, ठीक है ना, आई कैप क्रॉस एन कैप माने आई कैप और एन कैप का क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अगर बात करें तो फाइनली लाइट इस मीडियम में आया है तो यहां पे लिखेंगे μ2 मल्टीप्लाइड बाय, अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा आर कैप और क्रॉस क्या आपका एन कैप। क्या कोई दिक्कत? इस रिजल्ट को भी दिमाग में रखना, कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चंस पूछ देता है, लाइक दिस इज व्हाट वी कॉल वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या आपका स्नेल्स लॉ। फटाफट नोट कर लोगे जल्दी से। बढ़ूं आगे, ध्यान देना। अब इसमें हम लोग 2-3 क्वेश्चंस लेंगे डायरेक्ट पहले स्नेल्स लॉ पे, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन में आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखोगे ध्यान से बच्चा, पहले स्नेल्स लॉ लगाना तो सीख ले हम लोग, कैसे लगाना है, कहां लगाना है, ठीक है, देखोगे ध्यान से। तो बच्चा इसमें क्या है, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो वॉच करते रहो, एकदम एक एक चीज क्लियर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। अब इसमें क्या है क्वेश्चंस, ये सुनोगे। मैंने कहा कि इसमें एक बेसिक मैं क्वेश्चंस देता हूं आपको, हालांकि ये भी क्वेश्चन नीट का ही पूछा हुआ है कि ये मान लो, ध्यान देना, लाइक बाउंड्री है और ये इसके नीचे लिक्विड भरा हुआ है, दिस और कुछ ऐसा, और इस लिक्विड के यहां कॉर्नर पे, यहां पे एक कॉइन रखा हुआ है बॉटम पे, बॉटम पे यहां कॉइन रखा हुआ है और इसका हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से लाइट निकला दिस, और निकलने के बाद ये इस बाउंड्री को ग्रेज करना शुरू कर दिया, दिस ग्रेज करना शुरू कर दिया। ये आपका एंगल हो गया 90 डिग्री, ये दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है, बात समझ में आ रही है, ध्यान देना। और ये जो है दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही है? ये 90 डिग्री, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। सवाल पूछा गया था, नीट का ही सवाल है ये, सवाल पूछा गया था कि आपको बताना है कि लाइट जो इस कॉइन से निकला होगा, ठीक है ना, वो इस लिक्विड में कितना स्पीड से ट्रेवल किया होगा, माने स्पीड ऑफ लाइट बताना था, जो इस कॉइन से निकला होगा उसका स्पीड लाइक इस लिक्विड में कितना रहा होगा, ये सवाल है आपका, ठीक है ना। कहोगे सर ये तो बहुत आराम से बन जाएगा, इसीलिए बन जाएगा सर बिकॉज हम लोग जानते हैं म्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू C अपॉन V,
क्या कोई दिक्कत? तो बहुत प्यार से सर हम यहां से भी निकाल लेंगे, भी बराबर सी अपॉन म्यू हो जाएगा। सी तो सर पहले से पता है, बस म्यू निकल गया तो काम बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि सर म्यू निकलेगा कैसे, ठीक है ना? तो देखना कितना आराम से म्यू निकल जाएगा, कुछ नहीं करना है, एकदम एक लाइन में निकलेगा। स्नेल्स लॉ लगाना सीख जाओ, क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे आपसे, ठीक है ना? बस स्नेल्स लॉ लगाना सीख जाओ, देखना कैसे निकलेगा। ऐसा करते हैं कि खुद से हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना? या और आसान कर देते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। दिस कोई दिक्कत? अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें, दिस इज व्हाट वी कॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना? और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले से मालूम है कितना आपका 90 डिग्री, ठीक है? तो मैंने कहा कि सीधा यहां पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगाने जाते हैं, क्योंकि यहां ये एयर है बच्चा, ये दिया हुआ है एयर है, ठीक है ना? और जैसा कि आप लोगों को पता होगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, चूंकि सी अपॉन भी, तो भी की जगह सी ही पुट कर देंगे तो सी अपॉन सी 1 होता है। मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का ही होता है या फ्री स्पेस का होता है, जो कि 1 के बराबर होता है। दिस तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, रिफ्रैक्शन जो एंगल है वो भी पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, बस थीटा, ठीक है ना? थीटा मैंने कहा कि अगर यहां पे स्नेल्स लॉ लगा दिया जाए तो कहोगे सर क्या करेंगे इसमें? तो ध्यान देना, लाइट कहां से आया? लिक्विड से, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं मालूम है, वही निकालना है, म्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू लाइट किस में एंटर करा बच्चा? एयर में, तो यहां लिख देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है आपका? 1। क्या कोई दिक्कत? अगर बात करें म्यू का, तो म्यू यहां से आपका निकल चुका है 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ध्यान देना बच्चा, मैंने कहा कि म्यू का वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन साइन थीटा, डायरेक्ट यही पुट कर देते हैं, ठीक है ना? इतना क्या करना है, जितना कम से कम कैलकुलेशन हो सके डायरेक्ट यहां म्यू का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सी अपॉन भी। क्या कोई दिक्कत? कहोगे सर अब क्या करेंगे? तो साइन थीटा पता है यार, साइन थीटा का वैल्यू यहां देख लो, ये 3 ये 4, तो ऑब्वियस है ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना? तो साइन थीटा यहां से निकाल लो, परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 5, तो यहां 4/5 ऊपर जाएगा तो ये 5/4, तो 5/4 इज इक्वल टू सी अपॉन क्या आपका भी। तो डेफिनेटली यहां से भी निकल जाएगा, भी बराबर हो जाएगा 4c अपॉन क्या आपका 5, माने भी का वैल्यू यहां से आप निकल गया आपका, यही आंसर है, और v इज इक्वल टू आ गया 4c अपॉन क्या आपका 5। चाहो तो इसको और अरेंज कर सकते हो, c का वैल्यू पुट कर देना 3 × 10 टू द पावर क्या आपका 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर वैल्यू पुट करोगे c की जगह 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो 4 × 3 हो जाएगा 12/5, ठीक है ना? 12/5 आई थिंक 2.1 हो जाएगा, 2.1 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर दैट्स इट। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, पूछा था भी कितना होगा लिक्विड में। बन जाएगा ऐसा सवाल? जल्दी करो, फास्ट मिटा रहा हूं। नेक्स्ट, तो ये सब स्नेल्स लॉ हैं और जो कि बहुत आराम से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब देखना, एक बहुत ही बढ़िया सेगमेंट में भी हम लोग एंटर करने जा रहे हैं, ठीक है ना? जहां पे होगा क्या कि प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जब रिफ्रैक्शंस होएगा तो इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना? माने मतलब कि इमेज फॉर्मेशन अगर रिफ्रैक्शन से होकर के हो रहा है तो वहां पे इमेज का डिस्टेंस लाइक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से रिलेट करके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, जिसमें एपरेंट डेप्थ, एपरेंट लाइक हाइट, नॉर्मल शिफ्ट, इस तरह के सवाल आपको दिखेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चंस एकदम पूछे गए हैं इससे, तो इस पे भी हम लोग काम करने जा रहे हैं, ठीक है? अब मेरी बात सुनना ध्यान से बच्चा, लाइक पूरे माने कहीं पे भी रिफ्रैक्शन से होकर के अगर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो वैसे सारे सवाल के लिए मैं आपको एक सिंगल रिजल्ट बताने जा रहा हूं, जिससे कि सारे सवाल आपके डील हो जाएंगे, ठीक है ना? अब देखना वो रिजल्ट क्या है, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के वॉच करोगे, देखोगे बच्चा। मैंने कहा कि जैसे मान लो कि ये हमारा लाइक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दिस, क्या कोई दिक्कत? दिस इज आवर प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ठीक है ना, कहीं पे मान लो कहीं लाइक ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में है, ठीक है ना? तो मैंने कहा कि दिस इज आवर प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और लाइक ये है μ1 दैट इज मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये है μ2 दैट इज मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट इस मीडियम में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट इस मीडियम में भी हो सकता है, ठीक है ना? इमेज इस मीडियम में भी हो सकता है, इमेज इस मीडियम में भी हो सकता है। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, लाइक अगर प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस से होकर के, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन के बाद इमेज का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ठीक है ना? तो ध्यान रखना कि वैसे सारे सवाल के लिए हमारे पास एक लौता टेक्निक है जिससे कि हम सारे सवाल बना लेंगे। कुछ
दूसरा दिमाग में रखने का जरूरत नहीं है। वो रिजल्ट क्या है ये सुनना, μ2 अपॉन भी इज इक्वल टू μ1 अपॉन यू दिस। अब कितने लोग हो गए हो कंफ्यूज कि सर क्या है ये रिजल्ट? तो ध्यान देना, पहला बात कि ये रिजल्ट जो है वो हम तब लगाएंगे जब हमें दिख रहा हो कि प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस से होकर के रिफ्रैक्शन के बाद इमेज वगैरह का फॉर्मेशन हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरा बात, ये रिजल्ट तब हम लोग लगाएंगे जब हमारा जो व्यू हम लोग कर रहे होंगे इमेज को, वो नॉर्मल व्यूइंग हो रहा होगा, मतलब नॉर्मल के साथ बहुत छोटा एंगल बन रहा होगा, मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मली हम देख रहे होंगे इमेज को, ठीक है ना। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने कहा कि μ2 अपॉन भी इज इक्वल टू μ1 अपॉन यू। सबसे पहला बात, सर ये μ2 क्या है? ध्यान रखना, μ2 ध्यान रखना कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें लाइट रिफ्रैक्शन के बाद एंटर करेगा। μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें लाइट रिफ्रैक्शन के बाद एंटर करेगा। कोई दिक्कत? कहोगे सर भी क्या है? भी जो है वो इमेज डिस्टेंस है, जो इमेज बना उसका डिस्टेंस है, कहां से? प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। उस प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इमेज तक का डिस्टेंस है भी, दैट इज द इमेज डिस्टेंस। कहोगे सर μ1 क्या है? μ1 है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रहा है। μ1 है उस मीडियम, कहीं नोट कर लो, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रहा है, एक्चुअल में जहां से लाइट आ रहा है, डिवाइडेड बाय u। कहोगे सर u क्या है? तो u है ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहां से? लाइक इसी प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। सेम प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हम v को भी मेजर करेंगे और u को भी मेजर करेंगे। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो। देखना, इससे तो गजब क्वेश्चंस पूछा गया है दोनों तरह के एग्जाम्स में। एक क्वेश्चंस के साथ ही हम शुरू करेंगे जो कि नीट का सवाल है, और ये नीट में इस तरह का क्वेश्चन दो बार पूछ चुका है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में था कि एक ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था 4/3। ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। क्या कोई दिक्कत? कहा था कि बच्चा इस ग्लास स्लैब के अंदर एक जो है एयर बबल बना हुआ है, ठीक है ना। एयर बबल इसके अंदर बना हुआ है, कहीं यहां पे मान लो दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ एयर बबल, कहीं यहां पे एयर बबल बना हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है ना। उसका डिस्टेंस नहीं दिया था, बस बोला था कि एयर बबल बना हुआ है। क्वेश्चन बोला था कि जब इस एयर बबल को लाइक उस ग्लास के एक साइड से यहां से ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, तो क्या दिखा कि जो एयर बबल है वो क्वेश्चन में दे दिया था, वो लाइक उस सरफेस से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था। ध्यान देना, दिस इज द इमेज ऑफ द एयर बबल। ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। माने लाइक इस ऑब्जर्वर को जो एयर बबल दिख रहा है वो यहां नहीं दिख रहा है, कहीं यहां दिख रहा है, दिस, जबकि एक्चुअली में एयर बबल यहां है, दिख रहा है यहां। ध्यान देना, इसका इमेज दिख रहा है, इसको इस एयर बबल का इमेज दिख रहा है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहां से। अब दूसरा था, इसी में कह दिया था कि ध्यान रहे एयर बबल तो जहां है वहीं रहेगा। दिस कह रहा था कि अगर कोई ऑब्जर्वर इसको दूसरे साइड से देख रहा था, इस वाले से, जस्ट ऑपोजिट वाले साइड से, तो उसको यही एयर बबल लाइक 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिख रहा था, लाइक यहां से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिख रहा था। ध्यान रहे 3 सेंटीमीटर। एक्चुअल एयर बबल यही है, ये इमेज है जो इस ऑब्जर्वर को दिख रहा है। ध्यान रखना, जस्ट ऑपोजिट वाले ऑब्जर्वर को। कोई दिक्कत? अब देखना, तो ये 2 दे दिया था, इसको ये दिख रहा है, इसको ये दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर पे, जबकि एयर बबल जहां था वहीं है। ऐसा नहीं कि उसका पोजीशन चेंज हुआ है, ठीक है ना। एक्चुअल पोजीशन तो इसका लाइक यहां से अगर हम x माने दिस, तो यहां भी x ही होगा, ऐसा नहीं कुछ और हो जाएगा दिस। ध्यान देना बच्चों, सवाल पूछा था कि बताना है स्लैब का थिकनेस कितना होगा, t। स्लैब का थिकनेस कितना होगा, t कितना होगा, t कितना होगा, दिस।
कहोगे सर ऐसे क्वेश्चंस में अप्रोच कैसे लेंगे सर, कैसे सोचेंगे? कुछ नहीं भाई, रिजल्ट बताया है मैंने अभी आप लोग को, μ2/v इज इक्वल टू μ1/u। एकदम गौर से मेरी बात सुन। होगा क्या? होगा ये कि ये ऑब्जर्वर लाइक इस एयर बबल को यहां देख रहा है, मतलब इसकी इमेज को यहां देख रहा है, तो मतलब हुआ ये है कि डेफिनेटली लाइक यहां से लाइट निकला है और इसके आंखों तक पहुंचा है, तब तो देख रहा है भाई। तो यहां से लाइट निकला है, लाइट यहां से निकला है और पहुंचा है यहां तक, रिफ्रैक्शन के बाद यहां पहुंचा है इसकी आंखों तक। तो मैंने कहा जब रिजल्ट लगाएंगे μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पे लाइट गया है रिफ्रैक्शन के बाद। तो लाइट रिफ्रैक्शन के बाद इस एयर बबल से लाइट निकला और रिफ्रैक्शन के बाद इस आंख तक पहुंचा। इधर में एयर है, मेंशन नहीं था, एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1, μ2 की जगह पे 1 अपॉन भी इमेज डिस्टेंस। अबे दिया हुआ है, इमेज का डिस्टेंस दे रखा है, लाइक इसको एयर बबल यहां दिख रहा है माने 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो भी आपको मालूम है 5, तो 1/5 इज इक्वल टू μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट आया है। तो लाइट कहां से आया है? इस एयर बबल से, और एयर बबल कहां है? ग्लास में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो यहां पे μ1 की जगह हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाय u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देख लो ना यार, एक्चुअल पोजीशन अगर देखा जाए तो एक्चुअल पोजीशन ऑब्जेक्ट का दैट इज एयर बबल का यहां से x है, तो यहां लिख देते हैं x। क्या कोई दिक्कत? क्या यहां से हमारा x निकल जाएगा? एक लाइन में निकलेगा x बराबर आ जाएगा, बोलो यार मल्टीप्लाई होगा, ये 5 × 4 ये आ जाएगा कितना बच्चा? 20/3 ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपका नहीं, ग्लास है ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होगा, सॉरी 3/2 दिया हुआ था। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 4/3 भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, दूसरा आंसर आता और क्या। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 × 3, बोलो यार, ये हो जाएगा 15 एंड अपॉन क्या आपका 2, माने x निकल गया, एक्चुअल पोजीशन निकल गया एयर बबल का यहां से 15/2। अब देखना क्या बोला कि जब दूसरे साइड से, उसके ठीक ऑपोजिट साइड से देखा गया तो एयर बबल कितने डिस्टेंस पे? 3 सेंटीमीटर। फिर से हम लगाएंगे वो वाला इक्वेशन, ध्यान देना, ये हमारा बाउंड्री लाइन है, मेजरमेंट यहां से करेंगे। कहोगे सर इस बार क्या करेंगे? अगेन μ2, तो बेटा μ2 की जगह पे क्या लिखेंगे? ध्यान रखना, लाइक इस बार हुआ ये है कि इस एयर बबल से लाइट निकल के यहां तक पहुंचा है, माने रिफ्रैक्शन यहां से हुआ है और लाइट जो है वो एयर में गया है। तो μ2 रिफ्रैक्शन के बाद एयर में, तो μ2 की जगह 1/v। तो इमेज डिस्टेंस मालूम है, इसके अकॉर्डिंग सोप बबल कहां दिख रहा है, सॉरी एयर बबल कहां दिख रहा है? यहां पे कितने डिस्टेंस पे? 3, तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू μ1 का मतलब जहां से लाइट आया, लाइट कहां से आया? यहां से, और ये कहां पे है? ग्लास में है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा पता है पहले से 3/2 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहोगे सर अब कैसे निकालिएगा? आराम से निकल जाएगा। एक्चुअल पोजीशन इसका x है और थिकनेस को हम t माने हैं, तो डेफिनेटली इसका डिस्टेंस यहां से निकल जाएगा t-x, तो नीचे में हो जाएगा t-x। क्या कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा t-x इज इक्वल टू 3 × 3 हो जाएगा 9/2, यहां से t निकल जाएगा, ये माइनस जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 9/2, प्लस में हो जाएगा 15/2, 9 + 15 होता है 24/2, माने t बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, माने ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। बन जाएगा ऐसा सवाल? जल्दी से नोट करो फास्ट। अब देखना नेक्स्ट नंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली बना सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चा, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे। अब क्या है बच्चा कि थोड़ा सा ना एपरेंट हाइट, एपरेंट डेप्थ, नॉर्मल शिफ्ट, इस तरह के सवाल आपको दिखेंगे, ध्यान रखना। एपरेंट हाइट, एपरेंट डेप्थ, नॉर्मल शिफ्ट, इस तरह के सवाल आपको दिखेंगे। माने जैसा भी सवाल हो यार, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सब के लिए हम लोग इस रिजल्ट का यूज करके आराम से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक चीजें हैं जो डायरेक्ट पूछता है, तो इतना भी करने का जरूरत नहीं है। 1-2 रिजल्ट है, इसको याद रखो और फटाफट क्वेश्चन को उड़ाते चले जाओ, ठीक है ना। अब देखना वो क्या है क्वेश्चन, सुनोगे। मैंने कहा कि बच्चा एकदम गौर करना मेरे बच्चे, कि यहां पे ऐसा है कि दिस लाइक ये हमारा बाउंड्री लाइन है। मान लो इधर हमने एयर डाल रखा है, ठीक है ना।
और यहां पे मैंने वाटर या कोई भी लिक्विड डाल रखा है, जरूरी नहीं वाटर है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है ना। तो कोई लिक्विड डाल रखा है जो कि डेंसर मीडियम, दैट इज म्यू मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब सुनना, मैंने कहा कि बच्चा अगर यहां देखा जाए तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अगर ज्यादा हो इसमें तो याद रखने का हम फिर से बोल रहे हैं तरीका है इसका सीधा कि इसको हम, होता है ऐसा ना, इसको म्यू आर कर देते हैं और इसको म्यू डी कह देते हैं। बहुत नॉर्मल केस में म्यू आर रेयर मीडियम के रूप में एयर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, अदरवाइज इसको म्यू आर, इसको म्यू डी मान लेते हैं। अब सुनना, मैंने कहा कि किया मैंने ये है कि बच्चा डेंसर मीडियम में मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, जिसका जो डेप्थ है, लाइक जो डिस्टेंस कह लो, डेप्थ कह लो, जो भी कह लो, एक्चुअल डेप्थ इसका डी है, डी दिस। कोई दिक्कत? मैंने कहा कि डेंसर मीडियम में लाइक बाउंड्री लाइन से डी डिस्टेंस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करा कहीं यहां पे। बात समझ में आ रही है? अब सुनना, अगर ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में रह के इस ऑब्जेक्ट को नॉर्मली देखता है तो क्या लगता है ये ऑब्जेक्ट इसको यहीं दिखाई देगा या लाइक शिफ्टेड पोजीशन पे दिखाई देगा? कहोगे एकदम शिफ्टेड पोजीशन पे दिखाई देगा सर, उस रिजल्ट का यूज करके हम निकाल भी सकते हैं। तो ध्यान रखना बच्चा, मैंने कहा कि जब उस रिजल्ट का यूज करके निकालोगे तो आपको दिखेगा कि जो ऑब्जेक्ट यहां पे एक्चुअली यहां है, वो इस ऑब्जर्वर जो कि रेयर मीडियम में रह के इसको देख रहा है, यहां नहीं दिखेगा, इसको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। दिस एग्जैक्टली किसी बकेट में जो हम वाटर डाल करके क्वाइन उसके अंदर डालते हैं, तो हम लोग जब देखते हैं नॉर्मली तो हमें क्वाइन ऊपर उठा हुआ दिखता है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर हम हुए, एयर में है, हमारा आंख एयर में है, माने रेयर मीडियम, और देख कहां रहे हैं? लिक्विड के अंदर जो कि डेंसर मीडियम। तो वहां रेयर मीडियम के रूप में एयर होता है जो कि यहां पे हमने रेयर ले लिया है, और डेंसर के रूप में वहां वाटर होता था जो कि हम डेंसर यहां लेके चल रहे हैं। तो ध्यान रखना कि ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं, लाइक कहीं यहां दिखेगा, माने इस ऑब्जर्वर को लाइक जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहां दिखेगा, दिस। इसका पोजीशन तुमसे पूछ देगा कि बताओ इसका पोजीशन क्या होगा। तो ध्यान रखना, मैंने कहा कि जो एक्चुअल पोजीशन था बच्चा उसको मैंने डी माना, लेकिन अगर बात करें तो ये इसको शिफ्टेड पोजीशन में दिखाई देगा, इसको हम लोग बोलते हैं डी एपरेंट, दिस डी एपरेंट। ये जो डिस्टेंस है डी एपरेंट। ध्यान रहे जब आप लगाओगे रिजल्ट तो ये जो डी एपरेंट आपका आएगा, रिजल्ट लगाने के बाद देख लेना यही आएगा, और ये आएगा आपका डी अपॉन म्यू। डी एपरेंट इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू। कहोगे सर यहां तो कहीं म्यू है ही नहीं, तो ध्यान रखना ये जो म्यू है, इस म्यू का वैल्यू होगा म्यू डी अपॉन म्यू आर। याद रखना ऑलवेज, पहला तो कि डी एपरेंट का वैल्यू कितना? डी अपॉन म्यू, और म्यू का वैल्यू कितना? म्यू डी अपॉन म्यू आर, जहां म्यू डी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम जो कि वाटर भी हो सकता है, और म्यू आर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम जिसमें रह के हम लोग चीजों को देख रहे हैं, जो कि एयर भी हो सकता है। एयर के केस में क्या हो जाएगा? डायरेक्ट म्यू आर के जगह पे हो जाएगा लाइक 1, और म्यू डी की जगह पे म्यू ही रह जाएगा आपका, माने रिजल्ट हो जाएगा डी अपॉन क्या? आपका म्यू। तो ध्यान रखना ये रिजल्ट ही है डी एपरेंट डी अपॉन म्यू, बस अंतर ये है कि म्यू यहां पे म्यू डी अपॉन क्या है? आपका म्यू आर है। याद रहेगा? फटाफट नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट, अब देखना इसी तरह से बच्चा, मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन अगर ऐसा हो कि ये हमारा बाउंड्री लाइन है और ये हमारा डेंसर मीडियम है म्यू डी, ये हमारा रेयर मीडियम है म्यू आर। इस बार ऑब्जेक्ट जो है रेयर मीडियम में कहीं यहां, दिस इज एन ऑब्जेक्ट O जिसका हाइट दिए हुए हैं h, ठीक है ना, और ऑब्जर्वर इस बार यहां है, दिस। कौन से मीडियम में? डेंसर मीडियम में, माने ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम में, दैट इज एयर में मान लो, और ऑब्जर्वर कहां है? डेंसर में, दैट इज वाटर में मान लो, या कोई अदर ऑयल में मान लो, ठीक है ना, ग्लास में मान लो। मैंने कहा कि बच्चा जब ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इसको यहां नहीं दिखेगा, ये इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्टेड दिखेगा कहीं यहां पे ऊपर की तरफ आई, ठीक है ना। ध्यान रखना बच्चा, माने ये जो हाइट इसको दिखेगा इसको बोलते हैं एच एपरेंट, दिस।
क्या कोई दिक्कत? क्या पढ़ेंगे बच्चा? एच एपरेंट, ध्यान रखना, एच एपरेंट माने इसको, इस ऑब्जर्वर को जो डेंसर मीडियम में है, ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं कहीं यहां दिखेगा शिफ्टेड पोजीशन पे, इसी का जो पोजीशन होगा इसको बोलेंगे एच एपरेंट इज इक्वल टू, ऊपर उठा हुआ दिख रहा है माने एच से ज्यादा है, वहां डी से कम था इसलिए डी में डिवाइड हुआ था, यहां पे एच से ज्यादा है तो मल्टीप्लाई होगा, ये लिखेंगे म्यू एच, म्यू एच। कहोगे सर म्यू क्या है? तो बस ये फिर से वही म्यू है, म्यू का वैल्यू होगा म्यू डी अपॉन क्या आपका म्यू आर, म्यू डी अपॉन म्यू आर, म्यू डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। अगर रेयर के जगह पे एयर हो गया तो 1 पुट कर देंगे, डायरेक्ट म्यू डी इंटू क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। इसमें एक क्वेश्चन बस हम लेंगे जो कि अगेन बहुत फेमस सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो को वॉच करते रहो, ठीक है ना, देखोगे ध्यान से। ये हमारा है बाउंड्री लाइन, यहां पे है बर्ड और यहां है एक फिश, एकदम ध्यान देना, गौर करना, यहां है बर्ड और यहां है क्या आपका फिश। मैंने कहा कि बच्चा ये जो बर्ड है, ठीक है ना, ये जो बर्ड है ये दिया हुआ है, मतलब ऑब्वियस है फिश तो लिक्विड में ही रहेगा भाई, एयर में तो रहेगा नहीं, ध्यान देना। तो ये है लिक्विड वाटर, मान लो ना वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चा वाटर का? 4/3। क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चा कि ये जो बर्ड है ना, ये बर्ड नीचे आ रहा है, ये बर्ड नीचे आ रहा है विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, वर्टिकली नीचे आ रहा है विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइक 12 मीटर पर सेकेंड। कितना से नीचे आ रहा है बच्चा? 12 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है। क्या कोई दिक्कत? जबकि ये जो फिश जो है ये ऊपर जा रहा है विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, तो 12 मीटर पर सेकेंड से ही नीचे जा रहा है और ये 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, ये स्पीड इस बर्ड का है एक्चुअल स्पीड, ठीक है ना, ये स्पीड इस फिश का है एक्चुअल स्पीड। सवाल पूछेगा बच्चा कि जब ये फिश इस बर्ड को देखेगा तो इसके अकॉर्डिंग इसका स्पीड कितना होगा। तो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला मत लगा देना कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो रिलेटिव निकालने के लिए जोड़ दिए, पहला ऑप्शन वही रहेगा और गलत करके आ जाओगे, ठीक है ना। यहां पे रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही मत लगा देना, नहीं तो गलती करके 100% आने वाले हो, क्योंकि उस केस में क्या करोगे 12 और 1 जोड़ करके 13 कर दोगे, हो गया आंसर। अब वैसे थोड़ी बनेगा यहां, ठीक है ना। यहां देखना सिचुएशन कैसे होगा, लाइक फाइंड द स्पीड ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश। जब फिश इस बर्ड को देखेगा तो पहला बात तो कि जो बर्ड है वो अपने एक्चुअल पोजीशन से, मान लेते हैं बर्ड का एक्चुअल पोजीशन, ठीक है ना, किसी भी टाइम पे x2 है, तो ये यहां दिखेगा ही नहीं, ये तो इसको दिखेगा कहीं यहां और इसका पोजीशन आपका हो जाएगा लाइक x2 नहीं, ये आपका हो जाएगा, मैंने बताया है लाइक म्यू टाइम्स x2, म्यू टाइम्स x2, माने इस फिश के अकॉर्डिंग ये बर्ड यहां नहीं यहां दिखेगा इसको, ठीक है ना, ये यहां पे दिखेगा दिस, तो यहां पे दिखेगा सरफेस से ना, सरफेस से नहीं इतना। अगर हम बोले कि यहां से कितने डिस्टेंस पे दिखेगा तो कहोगे सर ये अब प्लस इस फिश का भी तो कुछ पोजीशन होगा सर, तो इस फिश के एक्चुअल पोजीशन को मान लेते हैं x1। क्या कोई दिक्कत? माने अगर आपसे कह दिया जाए पोजीशन ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, तो कहोगे सर इसमें 2 टर्म होगा, पहला वाटर सरफेस से फिश का अपना पोजीशन, तो इसको हम लोग कर देंगे सीधा आपका x1 प्लस दूसरा आपका लाइक वाटर सरफेस से जो अपरेंट हाइट है लाइक बर्ड का वो दैट इज म्यू इनटू क्या आपका x2। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अब चूंकि स्पीड पूछा है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश इज इक्वल टू, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान रखना x1 डिफरेंशिएट होगा, x1 क्या है पोजीशन किसका लाइक फिश का, जब पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो डेफिनेटली वेलोसिटी मिलता है जो कि 1 है, लेकिन ध्यान रखना यहां जो 1 लिखेंगे इसमें साइन लगा देंगे माइनस, लिखेंगे -1। अब कितने लोग के दिमाग में होगा सर -1 क्यों लिखे सर आप?
तो सुनना ध्यान से, माइनस इसलिए लिखा है बिकॉज वाटर सरफेस से लाइक जब ये फिश वाटर सरफेस के तरफ जाएगा तो डेफिनेटली जो x1 का वैल्यू है वो घटेगा। तो जब x1 का वैल्यू घटेगा तो डेफिनेटली यहां साइन क्या लगाएंगे आपका माइनस। बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही है? प्लस साइन के साथ म्यू। अगर बात करें म्यू का तो म्यू की जगह मैंने क्या बताया है, म्यू डी बाई म्यू आर। तो म्यू आर तो एयर है, माने सीधा हम लोग म्यू की जगह पे 4/3 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई, जब x2 को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चा तो x2 किसका पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है बर्ड का। डिफरेंशिएट होगा तो बर्ड का वेलोसिटी मिलेगा जो कि अगेन निगेटिव होगा। कहोगे सर कैसे सर? तो देखना ध्यान से, जब ये बर्ड नीचे आएगा तो डेफिनेटली x2 का वैल्यू क्या करेगा, घटेगा। तो जब x2 का वैल्यू घटेगा तो डेरिवेटिव ऑब्वियस है कि नेगेटिव होगा। तो माइनस साइन के साथ यहां पे हम लोग लिखेंगे कितना, 12। क्या कोई दिक्कत? ये 3 से जाएगा 4 बार में, माने -4 × -4 -16 और -1 मींस ये हो जाएगा -17, माने स्पीड ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। माइनस साइन अगर हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 17 मीटर पर सेकेंड। माने लाइक जब ये फिश अगर बात करें जब ये फिश इस बर्ड को देखेगा तो इसको ये लगेगा कि बर्ड तो नीचे आ रहा है लेकिन 12 मीटर पर सेकेंड से नहीं आ रहा है, 17 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। क्या कोई दिक्कत? इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन तुम बना लेना कि फाइंड द स्पीड ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड। जब ये बर्ड इस फिश को देखेगा तो उसका स्पीड कितना होगा? कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन आप लोग बना लेना, जल्दी करो फास्ट। नेक्स्ट चलो, अब इसमें बस 2 वैरायटी हमारा रह गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गौर करोगे बच्चा। बढ़ रहा हूं आगे, सुनोगे ध्यान से। मैंने कहा कि ये हमारा ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस है आपका T। कोई दिक्कत? ग्लास स्लैब जिसका थिकनेस कितना है, T। गौर करना। और इस ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम लोग मानते हैं म्यू। कोई दिक्कत? कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने कहीं यहां पे दिस ग्लास स्लैब के एक फेस से x डिस्टेंस पे कहीं यहां रख दिया, दिस ध्यान देना बच्चा, कहीं यहां पे x डिस्टेंस पे ऐसे यहां प्लेस कर दिया, दिस। अब सुनोगे, सवाल पूछेगा कि जो ऑब्जर्वर कहीं यहां ग्लास स्लैब के दूसरे साइड में रह के जब इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसको ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा? तो ध्यान रखना, इसको ये ऑब्जेक्ट 2 पोजीशंस पे दिख सकता है, या तो यहां से शिफ्टेड कहीं यहां पे दिस I1 कहीं यहां दिख सकता है, और या तो एक्चुअल पोजीशन से कहीं यहां दिख सकता है दिस I2। ध्यान रखना, मैंने कहा कि जो ऑब्जर्वर यहां रह करके इस ऑब्जेक्ट को देखेगा उसको 2 जगह पे दिख सकता है, या तो यहां दिखेगा और या तो यहां दिखेगा। यही 2 पोजीशन हो सकता है, तीसरा कोई पोजीशन नहीं होगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब कहोगे सर ये कब पॉसिबल है, ठीक है ना, ध्यान से मेरी बात सुनना। कहोगे सर ये कब पॉसिबल है, क्या क्या सोचेंगे सर इसमें, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। कि पहला बात तो ये कि ये है ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ये जो मीडियम हम यहां बोल रहे हैं ना, मीडियम दिस, ये आपका एयर है और ये भी आपका एयर है। ध्यान रहे, अगर ये एयर नहीं भी होता, कोई दूसरा मीडियम भी होता, तो दिमाग में रखना कि अगर जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा गया है और जिस मीडियम से ऑब्जर्व किया जा रहा है, अगर ये दोनों मीडियम सेम हो, तो पहला बात कि जो ऑब्जेक्ट अपने एक्चुअल पोजीशन से जो शिफ्टेड दिखाई देगा, ठीक है ना, जो शिफ्टेड दिखाई देगा वो ऑब्जेक्ट के एक्चुअल पोजीशन से इंडिपेंडेंट होगा। ध्यान रखना, ये और ये अगर सेम होगा तो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन से जो शिफ्ट होगा, चाहे I1 के रूप में या I2 के रूप में, वो उसके एक्चुअल पोजीशन से क्या होगा आपका, इंडिपेंडेंट। दिस, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एक्स, या फिर ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एक्स। बस अंतर ये है
कि जब हम इस डेल्टा एक्स को कंसीडर करेंगे तो ये डेल्टा एक्स जो है आपका वो आपका नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। लेकिन जब हम लोग इस डेल्टा एक्स को देखेंगे तो ये डेल्टा एक्स पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। कहोगे कि सर कैसे डिसाइड कर लिए आप, तो ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट का शिफ्टिंग लाइक इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, ऑब्वियस ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलेगा वो राइट साइड में इंसिडेंट होकर यहां तक पहुंचेगा, तो अगर ऑब्जेक्ट का शिफ्टिंग इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो तो जिस अमाउंट से शिफ्टिंग हुआ है वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का शिफ्टिंग इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसा कि दिख रहा है इंसिडेंट रे निकला राइट साइड में और ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड में इमेज के रूप में, ठीक है ना, तो यहां निगेटिव होगा। ध्यान रखना, इस डेल्टा एक्स का वैल्यू याद रखना, इस डेल्टा एक्स का वैल्यू टी ऑफ 1 माइनस 1 बाई म्यू। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना बचा, टी क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लैब मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 बाई क्या आपका म्यू। क्या कोई दिक्कत, इस डेल्टा एक्स को बोलते हैं नॉर्मल शिफ्टनेस, जो कि ऑब्जेक्ट के एक्चुअल पोजीशन जो कि एक्स था उससे इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है बताया ना, बिकॉज जिस मीडियम में रह के ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है और जहां ऑब्जेक्ट है ये दोनों हमने एयर माना है। क्या तो कोई दिक्कत, अगर एयर ना होके कोई दूसरा मीडियम होता लेकिन सेम होता, जो ये वही ये, तब भी फॉर्मूला यही रहता, बस अंतर क्या होता कि यहां जो हम लोग म्यू लिखते हैं, म्यू, इस म्यू के जगह लिखते हैं लाइक म्यू बराबर म्यू इंसिडेंट डिवाइडेड बाई म्यू ऑब्जर्व्ड। क्या लिखते बच्चा, म्यू इज इक्वल टू कितना, म्यू इंसिडेंट डिवाइडेड बाय क्या आपका म्यू ऑब्जर्व्ड। तो म्यू इंसिडेंट कहने का मतलब कि ग्लास से, ठीक है ना, ग्लास से आपका इंसिडेंट होकर के और यहां तक पहुंचता। तो बस अंतर यह होता कि म्यू के जगह पे म्यू इंसिडेंट बाय म्यू ऑब्जर्व्ड, माने ग्लास से इंसिडेंट होकर के यहां तक पहुंचा तो इंसिडेंट के जगह पे म्यू ग्लास लिख देते और ऑब्जर्व्ड के जगह पे जो दिया रहता एयर के अलावा उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो, बढ़ो आगे, चलो नेक्स्ट। तो ध्यान रखना इस रिजल्ट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल शिफ्टिंग जो है वो बड़े ही प्यार से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव आ गया अगर शिफ्टिंग का वैल्यू, इसका मतलब है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव आ गया मतलब इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। याद रहेगा, लाइक शिफ्टिंग एक्चुअल पोजीशन से इंडिपेंडेंट होगा तब अगर लाइक दोनों साइड का जो मीडियम हो क्या हो आपका सेम हो। क्या कोई दिक्कत, ध्यान रखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो, मैंने कहा अब इसी में कह देता, अगर मान लो इसमें कह देता कि भैया ठीक है ग्लास स्लैब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मान लेते हैं म्यू दिस, और ये यहां से एक्स डिस्टेंस पे डाले हैं, ये थिकनेस है आपका टी, और कह देता इसमें कि नहीं इस बार जो है ना ये मीडियम और ये मीडियम अलग है, लाइक ये मीडियम और ये मीडियम क्या है आपका अलग है, ठीक है ना। ये वाला एयर है दिस, लेकिन इस जिस मीडियम में है ये आपका दे देता कि वाटर है, वाटर है, और ये तो ग्लास है ही, ये वाटर है, दिस म्यू जी, म्यू ग्लास, और ये जिस मीडियम में है वो वाटर है तो म्यू वाटर। कहोगे सर अब क्या कर देंगे इस केस में, कैसे निकालेंगे शिफ्टिंग, जरा बताइए। तो ध्यान रखना इस केस में करना क्या, ये सुनोगे, लाइक जो एक्स डिस्टेंस है ना बच्चा, इसको थिकनेस मान के हम यहां पे एक स्लैब बना लेंगे, इसको थिकनेस मान के हम यहां क्या करेंगे, एक स्लैब बनाएंगे, और इस स्लैब के एक फेस पे ही ऑब्जेक्ट चलाएगा। क्या कोई दिक्कत, माने यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्लैब कितना हो गया, 2, एक स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू और थिकनेस एक्स हो जाएगा, दूसरा स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी और थिकनेस क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। फाइनली दोनों ऑब्जर्वेशन कहां से हो रहा है, एयर से, दिस ये एयर है बच्चा, एयर ऑब्जर्वर यहां है। अब अगर यहां बोल दे कि नेट शिफ्टिंग डेल्टा एक्स कितना होगा, तो ध्यान रखना डेल्टा एक्स निकालने के लिए अगर स्लैब का नंबर 1 से ज्यादा हो तो यूज करते हैं समेशन ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 बाय म्यू, सबको ऐड कर देंगे, सारे शिफ्टिंग को ऐड कर देंगे, एक शिफ्टिंग इसके वजह से दूसरा शिफ्टिंग इसके वजह से, समेशन ऑफ टी ऑफ 1 माइनस 1 बाई म्यू। अब वही टी की जगह इसमें एक्स हो जाएगा। कहोगे सर म्यू का क्या हिसाब किताब है ये बताइए। तो ध्यान रखना ये जो म्यू है ना, इस म्यू के जगह पे हमेशा याद रखना ये होगा म्यू इंसिडेंट डिवाइडेड बाई म्यू ऑब्जर्व्ड।
ठीक है ना, म्यू इंसिडेंट डिवाइडेड बाय म्यू ऑब्जर्व्ड। म्यू इंसिडेंट का मतलब क्या, जहां से लाइट आया। म्यू ऑब्जर्व्ड का मतलब ध्यान रखना फाइनल ऑब्जर्वर जहां है हम उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इसमें भी देखेंगे तो फाइनल ऑब्जर्वर एयर में है, इसी को मानेंगे म्यू ऑब्जर्व्ड, ये फिक्स है, एयर वाला ही होगा। जब हम इसमें भी निकालेंगे, ठीक है ना, इस फॉर्मूला का यूज करके, तो बस म्यू इंसिडेंट में ध्यान रहे, एक बार जब इसके लिए लगाएंगे तो म्यू इंसिडेंट के रूप में यहां वाटर हो जाएगा, लेकिन म्यू ऑब्जर्व्ड के रूप में यहां एयर हो जाएगा 1। जब इसका भी देखेंगे तो म्यू इंसिडेंट के रूप में यहां ग्लास हो जाएगा, लेकिन लाइक म्यू ऑब्जर्व की जगह क्या हो जाएगा, एयर। तो ध्यान रखना है जो म्यू ऑब्जर्व्ड है ना, ये जो फाइनल ऑब्जर्वर जो है, जो कि फाइनली देख रहा है इमेज को, हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। लेकिन म्यू इंसिडेंट हर एक स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, माने इसके लिए म्यू वाटर, इसके लिए म्यू इंसिडेंस, म्यू ग्लास, लेकिन दोनों के लिए फाइनल ऑब्जर्वर दैट इज म्यू ऑब्जर्व्ड क्या है आपका, सेम है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो बढ़िया से, फास्ट। चलो बस हो गया। फाइनली इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, जो कि आपके काम का है, और वो क्या है ये सुनोगे, देखोगे ध्यान से। इसमें एक चीज आपके काम का क्या है ये सुनोगे। बच्चा ऐसा है कि लाइक अगर कह दिया जाए कि दिस, ये तो जेई मैंने पूछ भी दिया है इसी बार एग्जाम में, तो ऐसा दे देगा कि देख एक लिक्विड है इस तरह का, मतलब मल्टीपल लिक्विड्स जो है वो डाल देगा दिस, और यहां पे एक कंटेनर पे कॉइन वगैरह रख देगा, इसका थिकनेस दे देगा d1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा μ1, इसका हाइट दे देगा d2, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसका d3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3, एंड सो ऑन। और फाइनली ये एंड टाइम जाएगा ऐसा एंड तक, ठीक है ना। और फाइनली ऑब्जर्वर जो है कहीं यहां पे एयर में ध्यान रखना, एयर में, बस बात समझ में आ रही है। ऑब्जर्वर कहीं यहां पे सवाल पूछ देगा कि बताओ इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये जो क्वाइन है वो कहां दिखेगा, तो ध्यान रखना क्वाइन, ऑब्वियस सी बात है, क्वाइन का जो एक्चुअल पोजीशन है वो तो यहां पे है, लेकिन ये ऑब्जर्वर कभी इसको यहां नहीं बताएगा, इसके अकॉर्डिंग ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका जो पोजीशन होगा, ठीक है ना, वो आपका होगा डी एपरेंट पोजीशन, और ये इक्वल होगा समेशन ऑफ डी आई अपॉन म्यू आई के। समेशन ऑफ डी आई अपॉन किसके, म्यू, जो बताए भी है डी अपॉन म्यू, तो समेशन ऑफ डी आई अपॉन म्यू आई के, ठीक है ना। माने ऐसे लिख सकते हो d1 अपॉन म्यू1 प्लस d2 अपॉन म्यू2 प्लस d3 अपॉन म्यू3 एंड प्लस अप टू क्या आपका सो ऑन। बस ध्यान ये रखना कि यहां जो म्यू1 हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये म्यू1 के रूप में, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का है, लेकिन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, चूंकि ऑब्जर्वर यहां क्या है आपका एयर है, इसलिए वहां पे 1 हम लोग मान रहे हैं। यहां अगर म्यू2 लिख रहे हैं तो ध्यान रखना इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज फाइनल ऑब्जर्वेशन एयर से हो रहा है। अगर एयर से नहीं होता, उतना तो खैर कॉम्प्लिकेट नहीं ही करेगा, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर से याद करेंगे कि यहां म्यू इंसिडेंट का मतलब क्या, म्यू आई का मतलब यहां पे होगा म्यू इंसिडेंट डिवाइडेड बाई म्यू ऑब्जर्व्ड। याद रखना म्यू ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना। अब अगर म्यू ऑब्जर्व्ड किसी और मीडियम से होता तो ध्यान रहे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन इंसिडेंट तो वही रह जाएगा म्यू1 म्यू2 म्यू3 एंड अप टू क्या आपका सो ऑन। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट कर लोगे, दैट्स इट। सॉरी, चलो, तो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड यही इतना ही वैरायटी हो सकता है क्वेश्चंस का, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। इसको देख लेना, बना लेना सारा क्वेश्चंस जो भी दिखे, सब बन भी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी एक बड़ा ही जबरदस्त सेगमेंट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चा, और जिसका नाम है TIR, ठीक है ना, जिसका नाम है TIR। TIR मतलब समझ में आ रहा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, TIR से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत बड़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब सवाल यह है कि सर TIR होता क्या है, तो मेरी बात सुनना ध्यान से, TIR क्या होता है देखोगे बच्चे। मैंने कहा कि जैसे मान लो ये हमारा बाउंड्री लाइन है, दिस इज डेंसर मीडियम म्यू डी एंड दिस इज रेयर मीडियम म्यू आर। एकदम कॉन्सेंट्रेट करोगे म्यू आर, ठीक है। और अगेन मैंने कहा कि बच्चा ऐसा है कि TIR जो फिनोमेना है वो तभी पॉसिबल है जब लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाना चाह रहा हो। ध्यान रखना इस चीज को।
टीआईआर जो फिनोमेना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो तभी पॉसिबल है जब लाइट कहां जाना चाह रहा हो, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाना चाह रहा हो। तो मैंने कहा कि यहां पे डेंसर मीडियम हमारे सामने है, रेयर मीडियम मेरे सामने है। मान लो कि कहीं यहां से इस पोजीशन से लाइट निकला, गया कहीं यहां, ध्यान देना, नॉर्मल ड्रॉ किया, कहोगे सर लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है, अवे बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, माने कुछ इस तरह से। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान देना, लाइक डेंसर से रेयर जाना चाहा इसलिए बेंड कर गया आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसी में अगर कह दिया जाए बच्चों कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा किया जाए कि इस बार थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया जाए दिस, तो डेफिनेटली जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा, माने ये और दूर भागेगा नॉर्मल से। ध्यान रहे, लाइक ये बढ़ाते बढ़ाते एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम फाइनली एक ऐसे एंगल पे पहुंच जाएंगे, I इज इक्वल टू थीटा सी, जिसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, एक ऐसे एंगल पे पहुंच जाएंगे जहां पे जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो बाउंड्री लाइन को ग्रेज करना शुरू कर देगा। बाउंड्री लाइन को क्या करना शुरू कर देगा, ग्रेज करना शुरू कर देगा। जिस एंगल पे ये होता है, लाइक रिफ्रैक्टेड लाइट बाउंड्री लाइन को ग्रेज करना शुरू कर दे, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका क्रिटिकल एंगल। कितनी बार तो यही पूछ देता है क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कहोगे सर क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे सर, तो कुछ करना ही नहीं है, निकालना क्या है, सीधा ध्यान देना, लाइक लाइट कहां से आया, डेंसर मीडियम से, तो यहां लिख देंगे म्यू डी इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा सी इज इक्वल टू, लाइट गया किसमें, रेयर मीडियम में, तो ये हो जाएगा म्यू आर, और इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यहां 90 डिग्री दिख भी रहा होगा आपको, साइन 90 आपका 1 होता है। क्या यहां से हमारा साइन थीटा सी निकल जाएगा बच्चा, साइन थीटा सी बराबर हो जाएगा म्यू आर अपॉन म्यू डी, या फिर साइन थीटा सी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू डी अपॉन म्यू आर। कोई दिक्कत, ध्यान रखना, मैंने कहा कि जो रिजल्ट हमारे सामने आया है म्यू डी साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना, 1। मैंने कहा जो साइन थीटा सी लिखना होगा तो म्यू आर अपॉन म्यू डी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, इट इंप्लाइज दैट साइन थीटा सी इज इक्वल टू लाइक 1 अपॉन म्यू डी अपॉन म्यू आर। कोई दिक्कत, 1 अपॉन म्यू डी अपॉन म्यू आर। अब ये जो म्यू डी अपॉन म्यू आर है इसको हम म्यू मान लेते हैं, तो साइन थीटा सी का जो वैल्यू हो गया, जिसको आपको याद रखना है, साइन थीटा सी दैट इज साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल, ये होगा 1 बाई म्यू। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, जहां पे म्यू की जगह क्या लिखेंगे, म्यू डी अपॉन म्यू आर। म्यू डी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, म्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तो कितना क्वेश्चन पूछ दिया है, क्या कोई दिक्कत, ध्यान रखना। अभी भी टीआईआर नहीं हुआ है, ये तो सिचुएशन तब बना जब आपका लाइक क्रिटिकल एंगल पे गिराया तो लाइट ग्रेज करना शुरू कर दिया जाए। अब अगर इससे भी ज्यादा एंगल कर दिया जाए, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पे अगर गिरा दिया जाए, ध्यान रखना, माने यहां से निकला लाइट, अगर क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल से लाइट को इंसिडेंट किया जाए, I ग्रेटर देन थीटा सी, तो होगा ये कि जो ग्रेज कर रहा था अब वो पूरा का पूरा लाइट इस मीडियम में वापस चला आएगा। क्या कोई दिक्कत, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टीआईआर, माने लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाना चाह रहा हो और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो पूरा का पूरा लाइट वापस उसी मीडियम में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा। इसी फिनोमेना को बोलते हैं टीआईआर। याद रखना, टीआईआर एक मात्र ऐसा फिनोमेना है जिसमें 100% रिफ्लेक्शन होता है, 100% रिफ्लेक्शन होता है। बाकी कितना भी मिरर को स्मूथ कर दो, कभी भी 100% रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन टीआईआर के केस में 100% रिफ्लेक्शन होता है। यही रीजन है कि टीआईआर से जो इमेज बनता है उसका ब्राइटनेस सबसे
से ज्यादा होता है, चाहे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड हो या फिर साइनिंग ऑफ एयर बबल्स हो। लाइक जितने भी फिनोमेना TIR पे बेस्ड हैं, उसका जो साइनिंग होगा इमेज का वो जबरदस्त होता है, ठीक है ना। रीजन यही है क्योंकि 100% रिफ्लेक्शन होता है TIR के केस में, कोई लॉस नहीं होता है लाइक लाइट का। कोई प्रॉब्लम? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो, देखोगे ध्यान से, पढ़ो आगे बच्चा। तो ध्यान रखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ता हूं, तो आज के बाद अपने दिमाग में बात डाल लो कि कहीं भी TIR से रिलेटेड क्वेश्चन हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो पहला बात तो कि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा, ध्यान रहे, लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा, पहला नंबर। दूसरा पॉइंट कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए दैट इज आई ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए थीटा सी का। दिस कंडीशन फॉर TIR, दिस इज द कंडीशन फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन है ये, TIR का कंडीशन है ये कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो या तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा और या तो उसके बराबर होगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट कर लोगे, फास्ट जल्दी करो। नेक्स्ट पढ़ूं आगे, तो इस पे कुछ एक क्वेश्चंस हम लोग पहले लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स पे थोड़ा आएंगे क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस पूछ देता है, ठीक है ना, तो ध्यान देना। चलो, तो पहले तो हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस इस पे लेते हैं, ठीक है ना, एंड देन आफ्टर हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो देखोगे ध्यान से बच्चा, मैंने कहा कि हमारे पास एक ऐसा रेक्टेंगुलर स्लैब है, दिस, ये नीट का सवाल है, जेईई मेन में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और यहां पे जो लाइट है वो कुछ ऐसा नॉर्मल के साथ 45 डिग्री पे फॉल किया है, दिस, कोई दिक्कत? नॉर्मल के साथ 45 डिग्री पे फॉल किया है कुछ इस तरह से, ध्यान देना। ऑब्वियस है ये एयर है, तो ये एयर का मतलब रेयर मीडियम और ये स्लैब है, ठीक है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइनली हम निकालने के लिए बोलेंगे। तो एयर के रेस्पेक्ट में तो डेंसर ही होगा ये, तो रेयर से डेंसर मीडियम बेंड करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, माने लाइट यहां से बेंड होके कहीं यहां, दिस, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया लाइट, दिस, कहीं यहां आया। सुनोगे ध्यान से, सवाल है कि ये जो लाइट है, ये लाइट का इस पॉइंट पे TIR हो जाए, माने सवाल है कि लाइट का यहां पे TIR हो जाए, या क्वेश्चन में बोल दिया था कि लाइट लाइक इस फेस से स्लैब के इस फेस से बाहर ना निकले, ठीक है ना। मान लो इस फेस को हम लोग बोलते हैं AB। अब क्वेश्चन में दे देगा कि find the refractive index of the slab so that the light does not exit from the face AB of the slab, ठीक है ना, लाइक AB से बाहर नहीं आए लाइट, इसके लिए म्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए। कहोगे सर कैसे बनाएंगे ऐसे सवाल को, ध्यान देना, कुछ नहीं भाई, लाइक कुछ नहीं करना है, यहां तो सिचुएशन टोटली अलग है। पहला तो किसके अंदर आने दो, TIR यहां नहीं हो सकता है, मैंने बताया है जब भी TIR होगा वो लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाना होगा, ये रेयर से डेंसर में आया है, ठीक है ना, माने TIR इस सरफेस पे होगा, इस पे AB पे होगा। रीजन, क्योंकि लाइट अभी डेंसर मीडियम में है और यहां से एयर में जाना चाहेगा, मतलब कि रेयर मीडियम में जाना चाहेगा, यहां पे TIR पॉसिबल है। तो पहले तो ये हमारा इंसिडेंट लाइट हो गया, यहां ड्रॉ कर दीजिए नॉर्मल, दिस, ध्यान देना, मैंने कहा कि यहां पे TIR तभी पॉसिबल है, ये लाइट तभी बाहर नहीं निकलेगा अगर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, माने कि नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट लाइन एंगल बना रहा है वो जस्ट क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए। क्या कोई दिक्कत? उससे ज्यादा भी होगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन जस्ट क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो आपका लाइट बाहर नहीं निकलेगा, लाइक ग्रेज करता हुआ चला जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो जस्ट इसको हम थीटा सी के बराबर कर देते हैं। अगर ये थीटा सी ये 90, तो डेफिनेटली ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 90 माइनस क्या आपका थीटा से। क्या कोई दिक्कत? पूछा था कि म्यू का वैल्यू कितना होगा, इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, म्यू कितना होगा। कहोगे सर अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये 90 माइनस थीटा से और ये एंगल 45 डिग्री, ठीक है ना। आपको सबसे पहला तो अगर देखा जाए यहां पे
तो आपको क्रिटिकल एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है, मैंने बता रखा है साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, जहां पे म्यू के लिए बताया म्यू डी अपॉन म्यू आर, म्यू डी के रूप में म्यू ही है, क्योंकि म्यू आर के रूप में यहां एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो डायरेक्ट इसका यूज कर लेंगे साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। आप कहोगे सर अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमें निकालना है म्यू का वैल्यू। देखोगे ध्यान से, एक नॉन टर्म यहां दिख रहा है 45 डिग्री, अगर यहां पे हम स्नेल्स लॉ लगा दें तो हमें एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना, एक रिलेशन हमें आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दो वेरिएबल है यहां पे, पहला तो थीटा सी और दूसरा म्यू, ठीक है ना। मैंने कहा कि किसी तरह से अगर यहां स्नेल्स लॉ लगा दें तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे स्नेल्स लॉ जब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहां एयर से आ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज साइन 45 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू, लाइक लाइट एंटर करा है ग्लास स्लैब में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम नहीं वही निकालना है, तो म्यू मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा सी। क्या कोई दिक्कत, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू म्यू के जगह पे म्यू छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई साइन 90 माइनस थीटा सी। साइन 90 माइनस थीटा सी कितना होता है बच्चों, ये होता है कॉस थीटा सी। क्या कोई दिक्कत, तो साइन 90 माइनस थीटा सी के जगह पे हो गया कॉस थीटा सी, माने 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा सी। आप कहोगे सर अब क्या करेंगे सर, अभी भी दो वेरिएबल है सर म्यू और थीटा सी, हमें तो वेरिएबल के रूप में सिर्फ म्यू दिखना चाहिए। कहोगे सर क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, बस एक लाइन का यहां पर रिजल्ट है, इस कॉस थीटा सी, अगर हमें साइन थीटा सी मालूम है तो छोटा सा एक ट्रायंगल बना लो ना यार, साइन थीटा सी, अगर ये थीटा सी है तो परपेंडिकुलर के जगह हो जाएगा 1, हाइपोटेनियस हो जाएगा म्यू, तो बेस निकल जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस क्या आपका 1, वैल्यू पुट कर दें यहां पे, तो 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा सी, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, लिख लोगे रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका म्यू, ये म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, माने आपके पास फाइनल रिजल्ट 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, इतना टाइम थोड़ा ही हम लोग के पास, डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं तो 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई 2, और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस क्या आपका 1, इधर भेज दो 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2, माने म्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 बाई 2, माने म्यू का वैल्यू हो जाएगा रूट 3 बाई 2 आंसर। नोट करोगे बढ़िया से, फास्ट, बढ़िया आगे, जल्दी करो, जल्दी डू इट फास्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आप आराम से बना सकते हो TIR की हेल्प से, बहुत प्यार से क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो बढ़ू आगे, चलिए देखोगे ध्यान से, अब इसी में एक वैरायटी और हम दे देते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो कि ऐसा भी क्वेश्चंस दिख जाए, ठीक है ना, जैसे मान लो कि ये दे दे कि एक सिलेंडर है, दिस एक सिलेंडर दे देगा, दिस कि एक सिलिंड्रिकल ऐसा जो है कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। मैंने कहा कि लाइट जो है कहीं यहां से आया और इसके प्लेन सरफेस को कुछ एंगल पे हिट किया, ठीक है ना, कुछ एंगल पे हिट किया। सवाल है कि ऑब्वियस ही बात है, एयर से सिलेंडर के अंदर आ रहा है, बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल कहीं यहां पे, दिस। सवाल पूछता है कि ये जो लाइट इसके अंदर एंटर हुआ है, ये जो लाइट इसके अंदर एंटर हुआ है, ये लाइट इस सिलेंडर से बाहर ना निकले, ये लाइट इस सिलेंडर से बाहर ना निकले, ठीक है ना, इसके लिए लाइक थीटा का वैल्यू कितना होगा, दिस, ये थीटा का वैल्यू कितना होगा, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया हुआ है अंडर रूट 1.25, ठीक है, म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 1.25, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको बताना है बच्चा कि लाइक ये जो लाइट इसके अंदर एंटर हुआ है वो उसके कर्व सरफेस से बाहर ना निकले, इसके लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा। कहोगे सर कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं भाई, अगेन क्या कराना है, बस TIR करा देना है यहाँ पे, और क्या, ठीक है ना। दिस
लिमिटिंग केस में TIR कराते चले जाओ, आंसर अपने आप आते चला जाएगा। ये काम करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का, क्योंकि नॉर्मल यहां ड्रॉ करा हमने, ये थीटा सी, ये 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा सी। यहां पे लगा दो स्नेल्स लॉ। जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा, जो कि आया था एयर से, लाइक इसके अंदर, मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू, एंटर किया है किसमें बच्चा, लाइक सिलेंडर में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू, मल्टीप्लाइड बाई साइन 90 माइनस थीटा सी। क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा, जो कि निकालना ही है, इज इक्वल टू म्यू, म्यू को म्यू छोड़ देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा सी की जगह लिख देते हैं कॉस थीटा सी। क्या कोई दिक्कत? साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा सी। कोई प्रॉब्लम? अब सुनना, कहोगे सर अब क्या करेंगे सर, हमको तो थीटा निकालना है सर, ठीक है ना, म्यू तो चलिए फिर भी दिया हुआ है, थीटा सी कैसे निकालेंगे? तो भाई रिजल्ट तुम्हारे पास है यार, साइन थीटा सी इज इक्वल टू कितना जानते हैं, 1 बाई म्यू। आराम से एक ट्रायंगल बना लो छोटा सा, ये थीटा सी, ये आपका 1, ये आपका म्यू, तो डेफिनेटली बेस भी निकल जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस क्या आपका 1। क्या कोई दिक्कत? क्या यहां से हम कॉस थीटा सी नहीं निकाल सकते हैं? तो आपके पास रिजल्ट ही आने वाला है साइन थीटा बराबर म्यू के जगह तो म्यू रह जाएगा बच्चा, छोड़ देना, और इंटू कॉस थीटा सी बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस हो जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा म्यू, ये म्यू से म्यू हो जाएगा साफ, माने डायरेक्ट निकलने वाला है थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। म्यू कितना दिया है बेटा, अंडर रूट 1.25, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1.25 माइनस 1, 1.25 में से 1 घटाएंगे 0.25 आएगा, माने साइन थीटा बराबर अंडर रूट 0.25 माने 25 बाई 100 माने 1/4, और 1/4 का रूट होता है 1/2। साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है बच्चा, 30 डिग्री का, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आंसर। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, ऐसे बनाओ क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही TIR है और क्या। बढ़े आगे, चलो बस ध्यान रखना कि जहां पे भी TIR की बात हो रही है, लिमिटिंग केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर कर दो, अदरवाइज जब कंडीशन का हम बात करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। लेकिन जब भी सवाल ऐसे दिख जाए, लिमिटिंग केस में आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल के बराबर कर दो, एकदम आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्या कोई दिक्कत? जल्दी करोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना बच्चा। देखिएगा अगेन एक बड़ा ही फेमस सवाल है ये, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखोगे ध्यान से। इसमें 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, नीट में भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 3-4 बार, जेईई मेन का तो समझ लो फेवरेट क्वेश्चन है ये। देखोगे ध्यान से क्या है, ऐसा है कि ये है एक लिक्विड सरफेस, दिस, ये एक लिक्विड सरफेस है जिसके सरफेस से लाइक d डिस्टेंस नीचे या h डिस्टेंस नीचे मैंने एक सेल्फ ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया है, दिस सेल्फ ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट। सेल्फ ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आता होगा बच्चा, ये चारों तरफ जो है लाइट को यूनिफॉर्मली सेंड करेगा, दिस, यहां से चारों तरफ भेजेगा लाइट, यहां से चारों तरफ लाइट निकलेगा, चारों तरफ, दिस 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 दिस। कोई दिक्कत? चारों तरफ लाइट इस तरह से निकलेगा, दिस, ध्यान देना बच्चों। सवाल यह है कि जो सेल्फ ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, ठीक है, ये चारों तरफ यूनिफॉर्मली लाइट को भेजेगा, ठीक है ना, पॉइंट सोर्स है लाइट का, चारों तरफ लाइट को भेजेगा, दिस। अब सुनना, क्या लगता है जितना लाइट इससे निकल रहा है, क्या सारा का सारा लाइट इस लिक्विड से बाहर निकल जाएगा या कुछ हिस्सा ही लिक्विड से बाहर निकलेगा? क्या लगता है आप लोगों को? कहोगे सर कुछ हिस्सा लिक्विड से बाहर निकलेगा। बोलोगे ऐसा क्यों सर? तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, यहां से जो लाइट निकलेगा, ऑब्वियस है डिफरेंट लाइट्स के लिए और डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा।
लेकिन एक ऐसा लाइट इसमें आएगा जो नॉर्मल के साथ थीटा सी एंगल बना देगा, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। यहां भी और इस साइड में भी ऐसा लाइट होगा जो कि नॉर्मल के साथ थीटा सी एंगल बना देगा, क्रिटिकल एंगल। मतलब समझ में आ रहा है? माने ये लाइट सरफेस को ग्रेज करना शुरू कर देगा कुछ इस तरह से, दिस सरफेस को ग्रेज करना शुरू कर देगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसके बाद वाला जितना भी लाइट होगा उसका TIR होगा और सब का सब वापस लिक्विड के अंदर। माने उतना ही लाइट बाहर निकलेगा जो कि लाइक लिक्विड सरफेस के इस सर्कुलर रीजन में होगा, दिस जो लिक्विड सरफेस के इस सर्कुलर रीजन में होगा, बस वही लाइट बाहर निकल सकता है बच्चा। बाकी तो बाहर निकलेगा ही नहीं, बिकॉज बाकी के लिए क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, सारा का सारा वापस उसी लिक्विड में चला आएगा। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन बन गया। इसमें दो तरह का सवाल पूछता है। पहला, फ्रैक्शन ऑफ लाइट पूछेगा जो इस लिक्विड सरफेस से बाहर निकलेगा, बताना है कितना होगा। पहला सवाल, फ्रैक्शन ऑफ लाइट जो इस लिक्विड सरफेस से बाहर निकलेगा वो कितना होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछता है कि एक ओपेक डिस्क को बताना है कि एक ओपेक डिस्क का रेडियस बताना है कितना होगा, जिसको कि वाटर के सरफेस पे उस पॉइंट ऑब्जेक्ट के ठीक ऑपोजिट रख दिया जाए, जिससे कि लाइट बिल्कुल भी बाहर ना निकले। नहीं समझ आ रहा है? अरे यार, इसी सर्कुलर रीजन से बाहर निकल रहा है ना। तो पहला सवाल तो कितना लाइट बाहर निकलेगा, लाइट का कितना फ्रैक्शन बाहर निकलेगा। दूसरा सवाल है कि इसको किस रेडियस के डिस्क से ढक दिया जाए जिससे कि लाइट बिल्कुल बाहर ना निकले। माने इसी सर्कुलर रीजन का रेडियस निकालने के लिए कहा जाएगा। और क्या, दो ही क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है ना। दो क्वेश्चन में पूछता है, बड़ा मजेदार, खूब पूछता है, ठीक है ना। तो ध्यान से, दोनों के लिए कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चा अगर ये थीटा सी है तो डेफिनेटली ये और ये पैरेलल है और ये मिला रहा है, तो जब ये एंगल और ये एंगल थीटा सी, ऑब्वियस सी बात है, ऑल्टरनेट एंगल से बराबर हो जाएगा। ध्यान देना। अब यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, यहां पे ये वाला। कहोगे कि सर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग मान लेते हैं कि इस सर्कुलर रीजन का जो रेडियस है वो R है, जिसको हम डिस्क बना लेंगे बाद में। पहला तो सर कि हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशन ढूंढते हैं, तो सर रिलेशन के रूप में आएगा tan थीटा सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज R एंड बाई बेस, तो H जो कि हमेशा दिया रहेगा। निकालना बेसिकली आपको R है रेडियस, R इज इक्वल टू H tan थीटा सी, R इज इक्वल टू H tan थीटा सी, ठीक है। H वो हाइट है या वो डेप्थ है जिस पर रखा गया है, एंड tan थीटा सी। कहोगे सर tan थीटा सी कैसे निकालेंगे? आराम से निकलेगा भाई। sin थीटा सी का रिजल्ट हमारे पास है, sin थीटा सी बराबर 1/μ। अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये हो गया तुम्हारा थीटा सी, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा 1, ये हो गया म्यू, तो ये हो जाएगा √μ² माइनस क्या आपका 1। क्या यहां से tan थीटा सी नहीं निकल जाएगा? माने रेडियस बराबर आ गया आपका H tan थीटा सी की जगह परपेंडिकुलर, दैट इज 1 अपॉन बेस, तो √μ² माइनस 1। माने इस रिजल्ट से कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेडियस ऑफ द डिस्क या रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन। ये जो सर्कुलर रीजन का रेडियस निकलेगा, अगर इस रेडियस का डिस्क इसके ऊपर डाल दिया जाए, ओपेक डिस्क, तो कोई भी लाइट बाहर नहीं निकलेगा। सिंपल रीजन है, क्योंकि इसके बाद तो TIR ही हो जाएगा। बस इसको अगर ढक दिया जाए ओपेक डिस्क से तो कोई लाइट बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन उस डिस्क का रेडियस इतना होना चाहिए। ये पहला सवाल जो पूछता है। अब देखना दूसरा सवाल क्या पूछता है। मिटाओ, चलो देखना बच्चा दूसरा सवाल क्या पूछता है। दूसरा सवाल यह पूछता है कि फ्रैक्शन ऑफ लाइट बताना है, जो कि अगर यहां डिस्क वगैरह नहीं हो तो फ्रैक्शन ऑफ लाइट जो इससे बाहर निकलेगा वो बताना है कितना होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली बात तो यह है कि ये जो पॉइंट सोर्स है जिससे लाइट चारों तरफ निकल रहा है,
एक्चुअली में एक स्फेरिकल सिमेट्री के साथ रेज को बाहर भेज रहा है, ठीक है ना, स्फेरिकली, ठीक है ना, स्फेरिकल सिमेट्री के साथ रेज को बाहर भेज रहा है, ठीक है। किसी भी स्फीयर के अंदर या सेंटर पे भी कितने का सॉलिड एंगल बनता है जी, 4 पाई का। तो ध्यान रखना, लाइक जब हम देखेंगे कि ये लाइट चारों तरफ, ये पॉइंट सोर्स चारों तरफ लाइट भेज रहा है, तो चारों तरफ लाइट भेजने का मतलब क्या, एक स्फीयर, स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल होता है 4 पाई। तो 4 पाई सॉलिड एंगल में मान लेते हैं कि टोटल x लाइट भेजा गया, ठीक है ना, x लाइट भेजा गया 4 पाई सॉलिड एंगल में। तो अगर आपसे कह दिया जाए यूनिट सॉलिड एंगल में कितना लाइट, तो कहोगे x अपॉन 4 पाई। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कह दिया जाए कि इसके लिए इस डिस्क का सॉलिड एंगल कितना होगा, जो कि एंगल बना रहा है थीटा सी, तो इसके लिए रिजल्ट होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह हो जाएगा थीटा सी में कितना लाइट, कहोगे सर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 2, ठीक है ना, कटकुट होने के बाद मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा सी। क्या कोई दिक्कत, ये x है टोटल लाइट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सी। हमें फ्रैक्शन पूछा गया है, तो अगर लाइट इससे होकर के हमें लाइट मालूम है कितना बाहर निकल रहा है और टोटल लाइट मालूम है, तो क्या फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते हैं। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए देखना क्या करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ लाइट जो लिक्विड से इमर्ज आउट होगा, दैट इज F इज इक्वल टू, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा जो अभी आपका आया है, दैट इज आपका आया है x इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सी डिवाइडेड बाई 2। ये वो लाइट जो बाहर निकला है डिवाइडेड बाई टोटल लाइट, तो टोटल लाइट जो निकला है पॉइंट सोर्स से वो x अमाउंट का है, तो ये x क्या हो गया, कैंसिल। फॉर्मूला है, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले साल जेई मेन में इससे क्वेश्चन पूछ दिया था, जो कि हम हमेशा कराते हैं क्लास में। तो 1 माइनस कॉस थीटा सी बाई 2, F is equal to 1 minus cos theta c by 2. This is the fraction of light जो कि लाइक इस लिक्विड सरफेस से बाहर निकलेगा। दूसरा मैंने क्या बताया कि इस सर्कुलर रीजन में कितने रेडियस का डिस्क डाल दिया जाए जिससे कि कोई भी लाइट बाहर ना निकले, तो उसके लिए मैंने रिजल्ट आपको बता रखा है, उसका भी रिजल्ट आपके सामने है और वो आपका आया है लाइक R इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, H अपॉन आया है अंडर रूट कितना बचा, म्यू स्क्वायर माइनस 1। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो। चलो इस पे हम लोग अभी एक क्वेश्चन लेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा सब लोग। हो गया, चलो देखोगे इस पे अभी हम लोग एक क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। अभी इसमें क्या है बच्चा क्वेश्चन कि 2 क्वेश्चन ले लेते हैं लगे हैं, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। एक लिक्विड सरफेस है और इस सरफेस से 4 मीटर के हाइट पे, खूब पूछता है ऐसा क्वेश्चन, 4 मीटर के हाइट पे या 4 मीटर के डेप्थ पे मैंने पॉइंट सोर्स रख दिया है, ठीक है ना, ध्यान देना ऐसा। तो यहां पे हमारा पॉइंट सोर्स है लाइट का, ठीक है ना, जो कि लाइट जो है चारों तरफ एमिट कर रहा है, ठीक है। सवाल क्या है पहले ये सुनोगे, 2 सवाल पूछूंगा मैं इसमें। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का दिया हुआ है 5/3, 5/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बचा, 5/3। अब सुनना, पहला सवाल पूछेगा कि बताइए कि कितने रेडियस का एक डिस्क प्लेस कर दिया जाए इस वाटर सरफेस पे जिससे कि कोई भी लाइट इमर्ज आउट ना हो। पहला सवाल कहोगे सर आराम से बना लेंगे, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो आराम से यहां पे TIR करा करके रिजल्ट निकाल लेंगे। वैसे तो आप डायरेक्टली बता दिए, रेडियस बराबर H अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। क्या कोई दिक्कत, तो रेडियस R इज इक्वल टू H मालूम है 4 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर, तो म्यू है 5/3, 5 का स्क्वायर होता है 25, 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माने यहां चला जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 9। क्या कोई दिक्कत, 9 का रूट 3 चला जाएगा ऊपर, माने R इज इक्वल टू 3 चला जाएगा ऊपर, एक 4 पहले से प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाई 25 में से 9 जाएगा 16, 16 का रूट हो जाएगा 4, 4 से 4 साफ, माने रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 मीटर। 3 मीटर का डिस्क अगर डाल दिया जाए ओपेक डिस्क तो लाइट बाहर नहीं निकलेगा। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, फ्रैक्शन ऑफ लाइट
अगर यहां पे डिस्क ना हो तो फ्रैक्शन ऑफ लाइट बताना है जो इससे इमर्ज आउट होगा। अगर डिस्क ना हो तब कितना लाइट यहां से इमर्ज आउट होगा। तो कहोगे सर जो लाइट इस सर्कुलर रीजन से इमर्ज आउट हो सकता है बस वही लाइट। फॉर्मूला सर आप बता दिए, एफ बराबर कितना बताया बच्चा, 1 माइनस कॉस थीटा सी डिवाइडेड बाय क्या आपका 2। कहोगे सर कॉस थीटा सी आ गया तो बस करना कुछ नहीं भाई, साइन थीटा सी निकाल लो, हो गया आंसर। और क्या कहोगे सर साइन थीटा सी, तो साइन थीटा सी बराबर फॉर्मूला ही बता दिए हैं 1 बाई म्यू। म्यू कितना दिया है 5/3, तो ये हो गया 5/3, इधर हो जाएगा 3/5। तो साइन थीटा सी बराबर हो गया 3/5। इसका मतलब अगर बात करें तो कुछ नहीं करना है, यहां से चाहो तो आप cos थीटा सी निकाल सकते हो बच्चा। ये आपका 3, ये आपका 5, तो ये हो जाएगा 4। वैल्यू पुट कर दो, f इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा सी, बेस के जगह हो जाएगा 4 और बाई हाइपोटेनियस हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। ये 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, माने फ्रैक्शन ऑफ लाइट जो बाहर निकलेगा होगा 1/10। और अगर परसेंटेज में पूछ दिया तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, माने 10% लाइट, टोटल लाइट का जो ये पॉइंट सोर्स टोटल लाइट एमिट करेगा उसका 10% लाइट जो है बस बाहर निकलेगा, बाकी 90% उसी लिक्विड में रह जाएगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे जल्दी, बस खत्म है, 10 मिनट का और है। चलो हो गया, हो गया बच्चा। तो फाइनली हम लोग अब 10 मिनट का और काम रह गया हमारा, ठीक है ना, तो इसमें हमारा खत्म ही है, समझ लो ये, ठीक है। अब देखोगे एक और वैरायटी का सवाल जो है वो पूछता है इसमें और TIR में, जहां पे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है ना, तो वो भी करा ही देता हूं। अब जब इतना हो गया तो फिर उसको छोड़ना सही रहेगा नहीं, ठीक है ना। तो देखोगे वो वैरायटी क्या है बच्चा, यहाँ पे ध्यान देना। हालांकि क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इसमें बच्चे है क्या कि ऐसा है, माने ये आपका मीडियम है दिस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन नॉट, ध्यान देना। और यहां पे लाइट जो है वो इंसिडेंट हुआ है दिस नॉर्मल के साथ एन एंगल थीटा, ध्यान देना। फिर इसके बाद एक मीडियम है दिस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन नॉट बाई 2। फिर इसका एक मीडियम यहां है इन नॉट बाई 4। फिर मीडियम है आपका लाइक इन नॉट अपॉन 8। फिर आपका मीडियम है इन नॉट अपॉन 16 एंड अप टू सो दिस, ठीक है ना। माने इस तरह से जो है मीडियम अरेंज किए हुए हैं, लाइक इन नॉट है, इन नॉट बाई 2 है, इन नॉट बाई 4 है, इन नॉट बाई 8 है, इन नॉट अपॉन 16 है, ऐसे क्वेश्चन है। कह देगा कि लाइक इस मीडियम में क्वेश्चन मेंशन रहेगा कि इन नॉट अपॉन 8 मीडियम में, इस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन नॉट अपॉन 8 है, लाइक जस्ट इसके बाउंड्री तक लाइट पहुंच जाए, जस्ट इसके बाउंड्री तक लाइट पहुंच जाए, इसके लिए लाइक थीटा का वैल्यू कितना होना होगा। तो कहोगे सर बाउंड्री तक पहुंचने का मतलब क्या? पहुंचने का मतलब ये कि यहां पे पहुंच के अगर ये लाइट इसको ग्रेज करना शुरू कर दे, माने यहां पे TIR हो जाए, अगर लाइट यहां पे इसको ग्रेज करना शुरू कर दे तो डेफिनेटली आप यही क्वेश्चंस रहेगा कि यहां तक पहुंचना है इसके बाउंड्री तक, ठीक है ना, माने ग्रेज करना शुरू कर दे। अब इसमें एक्चुअली में कंफ्यूजन कहां हो जाता है कि लोग मतलब 3 बार लगाते हैं स्नेल्स लॉ, पहले स्नेल्स लॉ यहां, फिर स्नेल्स लॉ यहां, फिर स्नेल्स लॉ यहां, फिर यहां लगाएंगे और तब जाके आंसर निकालते हैं थीटा का वैल्यू कितना होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट जब भी ऐसे क्वेश्चंस बनाने हो, डायरेक्ट आप यहां और यहां के लिए डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगा दो, डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आने वाला है। माने स्नेल्स लॉ को इस बात से ध्यान रखना, स्नेल्स लॉ लाइक जिस बाउंड्री लाइन के लिए लगा रहे हैं, ध्यान रखना, लाइक जिस जहां पे आपने इंसिडेंट लाइट कंसीडर करा है उसके बीच में कितने मीडियम से इससे कोई मतलब नहीं है। माने इससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कि बीच में कितना मीडियम है, सीधा यहां और यहां के बीच में आप लगा दो स्नेल्स लॉ। तो क्या लिखेंगे बच्चा, यहां पे लाइक इन नॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन नॉट, तो लिख देंगे इन नॉट मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। क्या कोई दिक्कत? इज इक्वल टू लाइट कहां पहुंचा बच्चा, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इन नॉट अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90, चूंकि
लाइक ग्रेज हुआ है तो साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, ये इन नॉट से इन नॉट क्या हो गया कैंसिल, यहां से साइन थीटा का वैल्यू निकल गया और साइन थीटा का वैल्यू आया कितना आपका 1/8। क्या कोई दिक्कत, माने अगर इतने एंगल पे इंसिडेंट कर दिया जाए तो फाइनली जो लाइट होगा लाइक इस बाउंड्री को इमर्ज आउट करके बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं, घबराना मत, ठीक है ना। बीच में सारे मीडियम से इंडिपेंडेंट है, चाहे जितना भी नंबर ऑफ मीडियम रहे, डायरेक्ट यहां और यहां के लिए आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो, बढ़े आगे। चलो अब देखना बच्चा, इसमें थोड़ा सा ना टीआईआर का एग्जांपल से, चूंकि नीट में अगर देखोगे तो दो क्वेश्चन लाइक टीआईआर से पूछा यार पिछली बार, ठीक है ना, दो सवाल, ठीक है ना। मतलब पिछली बार मतलब जो क्वेश्चन आया था ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में, उसमें तो 2 टीआईआर का क्वेश्चन था, 5 टोटल क्वेश्चन था जिसमें 2 टीआईआर था। तो उस पर भी थोड़ा सा ना एग्जांपल्स पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे टीआईआर का टीआईआर जो है हम लोग कहां पे टीआईआर जो फिनोमेना है उससे रिलेटेड कहां पे हम लोग काम करते हैं। तो एक वर्ड यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना, ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है ऑप्टिकल फाइबर। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो ध्यान रहे कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका की यूज दोनों तरह के लाइक सेगमेंट्स में है। लाइक इंजीनियर्स लोग भी उसका यूज करते हैं, डॉक्टर्स लोग भी उसका यूज करते हैं, ठीक है। अब कहोगे सर डॉक्टर्स लोग का क्या यूज है ऑप्टिकल फाइबर, तो एंडोस्कोपी में यूज होता है, ठीक है ना। लाइक जो एंडोस्कोप्स हैं वो ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। आप कहोगे सर ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली है क्या, जरा ये बताइए। तो ध्यान रखना बच्चा, ऑप्टिकल फाइबर में होता ये है कि ये एक तरह का लाइक सिलिंड्रिकल फाइबर होता है जिसमें बहुत सारे पतले पतले जो हैं लाइक इस तरह से जो है लाइक इस तरह का थीन फाइबर्स जो है वो ऐसा होता है, इसमें लगा रहता है, दिस थीन फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, इस सिलिंड्रिकल फाइबर्स के अंदर बहुत सारे थीन फाइबर्स होते हैं दिस। अब इसमें है ये कि अगर लाइट इसके अंदर एंटर कर गया तो इस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है कि लाइट अगर उसके अंदर एंटर कर गया तो कभी भी उसके कर्व सरफेस से वो बाहर नहीं निकल पाएगा, माने टीआईआर होना शुरू होगा। माने लाइट अगर यहां गया तो यहां 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 और फाइनली आपका पहुंच जाएगा इस वाले फेस तक। क्या कोई दिक्कत, माने टीआईआर फिनोमेना पे ये बेस्ड है, आपका हर एक कर्व सरफेस पे टीआईआर होते होते फाइनली यहां से निकलने के बाद लाइट यहां पहुंचेगा। क्या कोई दिक्कत, अब सुनना, इसका जो यूज है ऑब्वियस है टीआईआर पे बेस्ड है, और जो यूज इसका है वो इंजीनियर्स लोग जो है वो सिग्नल्स भेजने के लिए, जैसे अगर हम किसी वायर का यूज करते हैं तो वायर क्या है कि एक बार में एक ही सिग्नल कैरी करता है कोई भी वायर, लेकिन जो ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं तो चूंकि देख सकते हो एक ऑप्टिकल फाइबर में किस तरह से जो है लाइक इसमें कितना बंच ऑफ थीन जो है फाइबर्स लगा हुआ है, तो समझ लो कि एक साथ कितना सिग्नल भेजा जा सकता है, करीब 300 अबव सिग्नल्स जो है एक बार में एक साथ भेज दिया जाता है, जबकि नॉर्मल केबल वायर से एक ही सिग्नल जाता है। यही रीजन है कि आजकल इंटरनेट वगैरह में भी ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो हाई स्पीड इंटरनेट जो है ऑप्टिकल फाइबर पे ही लाइक फाइबर से ही हम लोग भेज सकते हैं, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ सिग्नल्स एक साथ जाएगा तो वो आप लाइक फाइबर का ही यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सिग्नल्स को भेजने के लिए हम लोग फाइबर्स का यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स का। इसके अलावा लाइक अगर बात किया जाए तो एंडोस्कोप्स जो हैं वो यूज करते हैं, क्योंकि किसी लाइक बॉडी के अंदर जो मान लो कोई भी पार्ट, ठीक है, जो कि बॉडी के अंदर डीप किसी जगह पे है जिसको आप नॉर्मली नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए एंडोस्कोप जो ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं, ले करके चुभो देते हैं, ठीक है ना, बॉडी के उस पार्ट पे, और वहां से लाइट को भेजा जाता है और वहां पे कैमरा वगैरह सब लगा रहता है, वो देखते हैं, वहां से लाइट जो है टीआईआर के बाद, ठीक है ना, उस हिस्से का इमेज जो है वो बना करके देता है। और चूंकि ऑब्वियस ही बात है टीआईआर से बनने वाला सारा इमेज एकदम लाइक फाइनेस्ट क्वालिटी का होता है, तो वहां से एकदम जो इमेज दिखता है एकदम क्लियर क्रिस्टल दिखता है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो लाइक एंडोस्कोप्स जो है उसको यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर को, ठीक है ना। कोई पार्ट अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए कहां पे क्या दिक्कत है, ठीक है ना, लाइक उसका यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना ऑप्टिकल फाइबर का ये यूज है और टीआईआर पे बेस्ड है ये, ठीक है। अब सुनना,
दूसरा आपका अगर बात करें तो पिछले साल जो नीट में पूछा था, रेनबो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है ना, कि रेनबो के फॉर्मेशन में क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट है। तो ध्यान रखना बच्चा, बेसिकली जब हम लोग रेनबो का बात करते हैं बच्चे, तो रेनबो में होता क्या है, देखोगे ध्यान से, दो तरह का रेनबो होता है, एक तो प्राइमरी रेनबो होता है और एक आपका सेकेंडरी रेनबो होता है। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, लाइक रेनबो में एक साथ तीन फिनोमेना होता है बच्चा, एक साथ तीन फिनोमेना होता है। पहला तो होता है रिफ्रैक्शन, दूसरा होता है डिस्पर्सन और फिर तीसरा होता है टीआईआर, ठीक है ना, माने रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड क्या आपका टीआईआर एक साथ होता है। क्या कोई दिक्कत? तो यहीं पे लाइक रेनबो का कॉन्सेप्ट आता है। बेसिकली होता क्या है, रेनबो जनरली कब बनता है, जब हम लोग रेनी सीजन में, ठीक है ना, रेनी सीजन में होता क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में हमारे पास होते क्या है कि लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना। होता यह है कि जब सन का लाइट उस लिक्विड ड्रॉप पे पड़ता है, ध्यान देना, तो लिक्विड ड्रॉप पे पड़ने के बाद ऑब्वियस है सन जो है व्हाइट लाइट के रूप में इसके ऊपर पड़ा, ठीक है ना। अब हुआ ये कि सनलाइट यहां पड़ा, हमने यहां ड्रॉप किया नॉर्मल, ठीक है ना। होगा ये कि यहां से होगा इसका रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के बाद ये जो है आपका लाइक बेंड करेगा, चूंकि ऑब्वियस है ये एयर से इस लिक्विड ड्रॉप में गया है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बेंड करेगा किधर आपका, लाइक टुवर्ड्स द नॉर्मल दिस। अब यहां सिर्फ बेंड ही नहीं करेगा, ये अपने अब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में भी यहां पे क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट लाइट है, ऑब्वियस सी बात है, जो रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। किस फॉर्म में आपका, विवग्योर के कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। लाइक जो डेविएशन है वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ के ऊपर, क्योंकि रेड का लाइक सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है तो सबसे कम डेविएशन होगा रेड में, तो रेड यहां पे कहीं होगा और वॉयलेट कहीं यहां पे होगा। क्या कोई दिक्कत? अब होगा क्या कि इस जगह पे फिर से हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, अगेन यहां पे होता है टीआईआर, तो टीआईआर के बाद होगा क्या कि यहां से ये लाइट बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है ना, यहां से जो ये लाइट है ये आपका वापस कुछ इस तरह से यहां पहुंचता है, ठीक है ना, और यहां पहुंचने के बाद दोबारा से एक बार रिफ्रैक्शन होता है, माने फिर से ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, और रिफ्रैक्शन के बाद ये जो लाइट है ये आपका लाइक इस तरह से स्प्रेड हो जाता है डिफरेंट कलर्स में, 7 कलर्स में, और यही 7 कलर्स का जो पैटर्न है आपको दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपका रेनबो। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? यही आपका रेनबो होता है कुछ इस तरह से। क्या कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना, रेनबो के पीछे भी जो मैकेनिज्म है वो ये है कि जो लिक्विड ड्रॉप्स हैं, जो रेनी सीजन में जो लिक्विड ड्रॉप्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, वहां से लाइट जब सनलाइट पड़ता है तो उसके अंदर टीआईआर होता है, टीआईआर के वजह से एक साथ तीन फिनोमेना, पहला तो यहां रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के साथ साथ डिस्पर्सन भी हुआ, डिफरेंट कंपोनेंट्स में ये डिवाइड हुआ है, फिर यहां टीआईआर हुआ, तो इन तीनों फिनोमेना के बाद जाकर के ये पैटर्न हमें हमारे आंखों तक पहुंच पाता है और हमें 7 कलर्स का एक पट्टी दिखाई देता है, ठीक है, जिसमें रेड जो है सबसे डीप दिखता है हमें, ठीक है ना। तो 7 कलर्स का एक पैटर्न हमें दिखता है जिसको हम लोग रेनबो बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत? जनरली ये रेनी सीजन में ही होता है। अब जरूरी नहीं है कि रेनी सीजन में ही रेनबो दिखाई दे, नॉर्मली कहीं पे वाटरफॉल वगैरह भी है और वहां पे भी अगर रेन ड्रॉप्स हैं और वहां पे अगर सनलाइट फॉल करता है, सनलाइट अगर गिरता है उस जगह पे, तो वहां भी जो है जनरली आपको लाइक रेनबो दिखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसको हम लोग प्राइमरी रेनबो बोलते हैं। अब क्या सेकेंडरी रेनबो भी होता है? कहोगे सर सेकेंडरी रेनबो में क्या है? तो सेकेंडरी रेनबो में होता क्या है कि टीआईआर 2 बार होता है, एक बार टीआईआर यहां हुआ, फिर दोबारा यहां से बाहर नहीं निकलेगा, यहां भी टीआईआर होगा, फिर यहां से टीआईआर होने के बाद 2 टीआईआर के बाद लाइट जो है वो बाहर निकलता है उस लिक्विड ड्रॉप से। लेकिन वो जो रेनबो होता है थोड़ा सा लाइक मतलब क्या बोलोगे कि थोड़ा सा लाइक वीक टाइप का होता है, वो उतना फेंट होता है, फेंटेड होता है, वो कलर उतना दिखता नहीं है रेनबो का, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो 2 तरह का होता है। प्राइमरी रेनबो में जो टीआईआर है वो एक ही बार होता है और फाइनली लिक्विड ड्रॉप से बाहर निकलने के बाद लाइट का जो है लाइक डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें दिखाई देता है कुछ इस तरह से। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही है? क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे दिस। तो ये हमारा था ऑप्टिकल फाइबर जिससे क्वेश्चंस पूछ देता है, रेनबो जिससे पूछ देता है। इसके अलावा 2 और वर्ड यूज करता है, मिराज एंड लूमिंग, ठीक है ना। ये भी जो है लाइक आपका टीआईआर का ही जो है टीआईआर फिनोमेना पे ही बेस्ड है, मिराज और लूमिंग। मिराज बेसिकली क्या है? एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें होता यह है कि डेजर्ट वाले जगह पे, ठीक है ना, डेजर्ट वाले जगह पे गर्मी के दिनों में, ठीक है ना, होता यह है कि कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट
अगर किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं तो हमें मतलब वो जगह जो है लगता है कि वहां पे पानी है, वाटर है, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं, वो कि इल्यूजन है, ठीक है ना। और वो इल्यूजन इसीलिए होता है बिकॉज, ठीक है ना, जो डेजर्ट वाले जगह पे अगर देखा जाए तो लाइक वहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चा, ठीक है ना, उस सरफेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से थोड़ा कम होता है, तो वहां पे TIR हो जाता है। TIR होने की वजह से हमारे आंखों तक उसका इमेज जो है, जो कि एक इल्यूजन है, दिखाई देता है। माने अगर कोई पेड़ ऊपर लाइक अगर स्टैंड कर रहा है तो वहां से अगर हम दूर से उसको देखेंगे डेजर्ट में जाकर के तो हमें एक्चुअली में TIR के बाद दिखेगा कि पेड़ जो है वो लाइक नीचे की तरफ है, मतलब उसका इमेज दिखाई देगा, हमें लगेगा कि वहां पानी है, ठीक है ना। तो दैट इज जस्ट एन इल्यूजन जो कि TIR जो है वही जो है प्रोड्यूस करता है, तो वो डेजर्ट वाले प्लेसेस में होता है। इसके अलावा लूमिंग भी होता है, लेकिन वो होता है पोलर रीजन्स में, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स जो है इसको ध्यान में रखना है। डायमंड का जो स्पार्कलिंग है, डायमंड का जो स्पार्कलिंग है, एयर बबल्स का जो शाइनिंग है, ये सब TIR के ही वजह से होता है। बिकॉज मैंने आपको बताया है कि TIR से जो इमेज बनता है उसका क्वालिटी सबसे अच्छा होता है, बिकॉज 100% रिफ्लेक्शन को वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये आपका रिफ्रैक्शन और TIR एकदम कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं जाओ और बना लो, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी अब अगले लेक्चर में हम प्रिज्म और मिरर को कवर करेंगे, ठीक है ना। माने 2 लेक्चर, अभी 1 लेक्चर आज हुआ, 3 लेक्चर में हमारा पूरा ऑप्टिक्स कवर हो जाएगा। दैट्स इट।